नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्टोपीडिया, जहाँ हर कला बोलती है। जहाँ हम बात करते हैं उन आर्टिस्ट्स के बारे में जो केवल आर्ट देखते नहीं, जीते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जिन्हें मैं टीचर कहूँ, प्रिंट मेकर कहूँ या पेंटर कहूँ, इलस्ट्रेटर कहूँ, पता नहीं क्या कहूँ। अत्रि चेतन। आज हम उनसे मिलके बात करेंगे उनके लाइफ के बारे में और उनके आर्ट जर्नी के बारे में। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार अत्रि जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, नमस्ते। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आपका ये रेज्यूमे नहीं है, ये ऐसा है कि एक जर्नी है पूरा। आपने कहाँ बालासोर से बेंगलोर, दिल्ली, शांति निकेतन और फिर प्रिंट मेकिंग से लेके मतलब पेंटिंग, इलस्ट्रेटर, डिज़ाइनर, मतलब हर चीज़ आपने किया है। तो ये बताइए कि आपकी शुरुआत की जर्नी कैसी रही? मतलब अर्ली लाइफ की जर्नी आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपने कब सोचा कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा? ये तो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन जैसा है। तो इसका सारा श्रेय मैं अपनी फैमिली को दूंगा। मतलब मैं लकी हूँ उस मामले में कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मैंने बचपन में खिलौने से ज़्यादा कलर देखे हैं, पोएट्रीज देखी है, थिएटर देखी है। तो मैं बचपन से वो देखता था, तो उसको इसलिए मैं मेरा जो आज जो इम्पैक्ट है इस चीज़ का, उसको मैं अपने लिए लकी मानता हूँ अरे वाह! कि जो मैं आज जो कर पा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से वही देखा है। शायद सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मुझे मिली है, तो इसलिए मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। सच में सबको नहीं मिलती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको लड़ाई करनी पड़ती है ऐसे मतलब आर्ट फील्ड में आने के लिए, फैमिली समझती नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आर्ट फील्ड आपका रहा है आपने बताया, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे मेरे फादर खुद पेंटर, फाइन आर्टिस्ट हैं। मेरी मदर खुद म्यूजिशियन है, डांसर है। तो उधर से ये, पर एज अ फैमिली जैसे हम सब जानते हैं, एक ये रहता है कि आर्ट एज अ करियर आज भी इंडिया में एक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, रूट नहीं। क्योंकि सबको, एंड इट इज़ ओके, मतलब कोई भी फैमिली अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहती है, वैसा सीन है। तो ठीक है, बट उनका ये है कि मुझे लगता है कि लोगों को खुद को साबित करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही से कर रहा हूँ। मतलब अगर आप एज अ पर्सन अगर आप अपने पेरेंट को साबित नहीं कर पा रहे हो कि भाई मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, या मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, आप उनको प्रूव ही नहीं कर रहे हो कि आप अच्छे हो उसमें, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। अगर आप वो आपको मना कर रहे हैं, तो वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जैसे ही हो। ये आप इसको चाहे जैसे भी सोच सकते हैं, लेकिन हम हैं, इसलिए वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उन कुछ अच्छा दे सकें उनके, और वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। अब पर हमें उनके लिए कुछ तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना उनके सामने, कि अगर मुझे स्पोर्ट्स में मैं अच्छा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पोर्ट्स भी एक तरह का आर्ट ही है, ना वो तो वो अलग नहीं है, उसका भी कंडीशन आज सेम ही है। सेम है, सेम है। तो अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, तो अगर वो अच्छा नहीं खेल रहा, तो वो अच्छा स्पोर्ट्समैन कैसे बन पा रहा है? तो उस पर कैसे कोई बेट लगाएगा कि यार ये फ्यूचर में भी वैसा ही करेगा? तो जो भी लोग परस्यू कर रहे हैं, इस फील्ड को करना चाहते हैं, उनको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा अपनी फैमिली में। बिल्कुल। हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली में लोग पहले से ही ट्राइड एंड टेस्टेड था, लोगों ने किया था, किया था। लोग कर रहे थे फील्ड में काम। मेरी बात, मैं तो लकी था कि उस फैमिली में था, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुई। आपने अपना बीएफए, मैंने देखा कि आपने बालासोर से किया है और एमएफए आपने किया है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। तो दोनों जगह तो बहुत ही अलग अलग जगह है, अलग संस्कृति है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आप पे? जब जब मैं कॉलेजेस ढूंढ रहा था, तो मेरे फादर, लकीली बस यही हुआ है कि उन्हें पता था थोड़ा बहुत। तो बट पॉइंट ये था कि मुझे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं रहना था, क्योंकि मैं इसी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, यहीं बड़ा हुआ। तो मेरे फादर का एक लॉजिक है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, कि जहाँ पे आप पैदा हुए वहाँ पे रहो मत। पैदा हो गए, अब जाओ कहीं और, जाओ अपने उस जगह का नाम करो, हाँ हाँ, सही बात। और जब ज़रूरत लगे वापस आओ। बोले घर तो है ही, कहीं जाने नहीं वाला। जब तक बाहर नहीं जाओगे तब तक अपनी संस्कृति की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस चक्कर में उन्होंने मुझे इस साइड के किसी कॉलेज में अप्लाई ही नहीं करने दिया। कॉलेज ऑफ आर्ट, चंडीगढ़, ये सब पे बोले कोई ज़रूरत नहीं अप्लाई करने की, बोले सब हो जाएगा बाद में। तो इसलिए उन्होंने, और हम कितना भी बोले, नॉर्दर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर के मामले में थोड़ा तो कम हो जाता है, हाँ, थोड़ा आर्श है, बट ये सच है। मुझे लगता है एस्थेटिक मामले हाँ, में नहीं, एस्थेटिक। क्योंकि हमारा आज भी थॉट प्रोसेस ये है कि कलेक्टर बन जाए ना लड़का, मजा आ जाए एकदम। इंजीनियर बन जाए तो एकदम पैसा, मोहल्ले में कॉलर ऊपर करके घूम ले। घूमेंगे, हाँ हाँ। हाँ, तो नॉर्दर्न इंडिया में अभी भी वो थॉट प्रोसेस है, जिसकी वजह से पीछे जिसका
मतलब पर ईस्टर्न इंडिया, मतलब जो जब वेस्ट बंगाल, असम, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं और जब साउदर्न पार्ट में जाते हैं जैसे महाराष्ट्र से नीचे, महाराष्ट्र और उससे नीचे, वहाँ आर्ट एंड कल्चर आज भी मतलब उतना स्ट्रांग है। नॉर्दर्न इंडिया पे अब उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजन भी हो सकते हैं, हम पे बहुत अटैक्स हुए, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ मिक्स हो गया हमारा, इसलिए हमारा अपना कल्चर सही से बोले तो कुछ बचा नहीं है, सब थोड़ा 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 है सबके पास। सही में यूपी का हम देखें कि कुछ एक स्पेसिफिक कल्चर, कुछ, हाँ, कुछ स्पेसिफिक नहीं है हमारे, चाहे मंदिर का स्टाइल मान ले, चाहे कपड़ा पहनने का स्टाइल मान ले, हमारा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हमारा खाना भी स्पेसिफिक नहीं है। नहीं है। पर जब आप बाकी दो रीजन्स में जाते हो उनके पास अपना बचा हुआ है कुछ, उन्होंने संजोड़, तो वो हाँ बच गया। मतलब हमारे यहाँ पे आधे इन्वेडर्स तो यही तक रह गए, नीचे ही नहीं जा पाए, पर जो भी है कि हमारे पास वो बचा नहीं, तो इसीलिए वो कल्चरल, क्योंकि कल्चर चीज़ें लेस हो गई, तो आई थिंक उसकी वजह से वो आर्ट से रिलेशन थोड़ा सा कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना तो अभी भी नहीं कर रहे हैं जो वेस्ट बंगाल साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड वो जी रहे हैं। हाँ, मतलब उनके लिए आर्ट रोज लाइफ के जैसा है, जैसे हम ब्रश करते हैं उनके लिए वो आर्ट वैसा है कि हाँ गाना गा रहे हैं, बढ़िया कुछ सुन रहे हैं। यहाँ ऐसा ही कुछ नहीं कर पाते तो जाओ ठीक है खेल लो, आर्ट कर लो, तो ये जो सेंटेंस है जब तक ये नहीं बदलेगा ना, वो तो इस चक्कर में मेरे फादर ने मुझे उधर भेजा, कहा भाई तू उधर जा। तो उड़ीसा से मैंने बहुत सीखा, उड़ीसा से मैंने लिविंग ये सीखा कि भाई किसी भी सिचुएशन में रहो। और मेरा वो कॉलेज का सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगता था, हमारा प्रिंसिपल हमेशा हमें ऐसे पढ़ाता था कि जो आर्ट तुम कर रहे हो अपने पास रखने के हिसाब से मत करो, मतलब उसको हिस्ट्री में चिपका के मत रखो, उसको सोचो कि लोगों तक कैसे जाए। तो हमें जैसे मार्बल, जब हमें फाउंडेशन में मार्बल सिखा रहे थे वो, तो वो मार्केट में वो जो नेम प्लेट बनाते हैं ना मार्बल का, वो कमर्शियल काम उठा के ले आए हमारे लिए। अच्छा, कहा तुम करो, अरे वाह। टूट जाएगा तो पैसा मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो गया तो इसका पैसा तुम्हारा। तो उसमें क्या हुआ, हमने उसका कमर्शियलाइज वर्जन भी देखा कि भाई ये आर्ट सिर्फ डेकोरेशन तक नहीं गई, तो उसमें हम क्या सीख भी गए, मटेरियल भी हमारा नहीं। और कॉलेज तो वो क्या करते थे, जो हमने काम किया उसका कुछ पैसा रख के हमारे फीस में डाल दिया, बाकी हमें दे दिया। वाह, तो ऐसा प्रोफेसर्स होते हैं। ऐसा प्रिंसिपल हमारा, और ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, टीचर्स की बात नहीं करूंगा, प्रिंसिपल। वाह, और अजीब आदमी है वो, लेकिन मजेदार है। तो उनका सोचने का तरीका ये था। तो मेरे कॉलेज में बहुत सारे थे जो जो बिना फीस के पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे कि कोई कमर्शियल काम आया उनको दे दिया, तुम्हारे ये है, अच्छा ये तुम पकड़ो, तुम्हारे फीस के लिए डाल दिया। वाह, तो उससे क्या है, हमें ये पता चला कि आर्ट सिर्फ एस्थेटिक्स डेकोरेशन तक नहीं है, उसके आगे भी उसका बहुत कुछ है। उन्होंने हमें वो दिखाना शुरू किया। उनके वो मतलब वो पढ़ाते भी वैसे थे कि देखो, उन जैसे 20 फीट की 10 फीट की उन्होंने पेंटिंग बनाई ना, बोला हम बेच देंगे इसको जल्दी, 20,000 में बेच देंगे। हम कहा, सर इतनी बड़ी पेंटिंग 20,000 में? बोले 20,000 का मैं कैनवस खरीद के और 20 काम कर सकता हूँ। बोले उसको मैं चिपका के रखूंगा तो कैसे चलेगा काम। हाँ, मतलब पकड़ के मत रखो। हाँ, तो बोले कि आर्ट का काम आदान प्रदान था, तुम लोग अपने पास रखे रहते हो कि नहीं हम इतने में नहीं बेचेंगे। बोले टाइम आएगा जब दुनिया दुनिया तुम्हारा खुद अमाउंट बढ़ा देगी, तो वेट करो ना, उसके लिए उतना तुम्हें करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो वो उड़ीसा का वो पार्ट मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गया कि भाई हाँ, इसलिए अब मैं फिर थोड़ा डिजाइन भी करने लगा, थोड़ा सब कमर्शियल हो गया, वो तो पैसे आ रहे थे, अपना फीस में खुद भर पा रहा था। तो मैं कहूँगी आप लकीएस्ट हैं हाँ, कि आपके पेरेंट्स की तरफ से भी एक सपोर्ट, हाँ। और आपका प्रिंसिपल भी अरे वो बहुत बहुत सपोर्टिव थे। नहीं, ऐसा नहीं था कि वो सपोर्टिव हो गए थे, वो थे। मैं किया, मतलब मैंने तो कुछ तो किया ही होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिना किए तो नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल तो उनको भी तो दिखा होगा ना कि उसे भाई एटलीस्ट मैंने तो कर रहा है। एलिजिबल। हाँ, वैसा तो वो मामले में अच्छे देश के लिए। तो ये रही उड़ीसा की बात। अगर हम वहाँ चलते हैं आपके, शांति निकेतन, हाँ, मास्टर्स शांति में, निकेतन तो लाइफ है। हाँ, मतलब वो तो एक अलग ही वाइब। हाँ, मतलब मैं ये नहीं, मतलब ऐसा मैं वो नहीं करूँगा कि बहुत ही एकदम कुछ अलग दुनिया, बट आपको वहाँ लाइफ स्लो है, तो आपको खुद के लिए वक्त मिलता है जो आज लोगों को नहीं मिलता। हाँ, वहाँ पे पर उसके कुछ नेगेटिव पार्ट भी है, मतलब उसका सिर्फ पॉजिटिव नहीं बोलूंगा मैं, शांति निकेतन में थोड़े नाराज होंगे पर ठीक है। उसका सिर्फ नेगेटिव पार्ट नहीं, उसका एक नेगेटिव पार्ट ये है कि अगर आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगा ना, तो आप वहां से निकल नहीं पाओगे। ओ, छूटता नहीं है जगह। हाँ, मतलब आप शांति निकेतन छोड़ दोगे, लेकिन आपसे शांति निकेतन नहीं निकलेगा। तो वो थोड़ा ट्रिकी है। मतलब मुझे जो लगता है, जो मेरे दोस्त थे, मेरे बैचमेट्स थे, कुछ जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों वहाँ पे किया था, तो वो आज भी उस जगह से निकल नहीं पाते हैं। वहीं रहे। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, आपको नहीं पता आपके लिए शायद एक जगह और रेड कारपेट बिछा है, या कुछ नया चीज़ आपके लिए, सिर्फ आप उस जगह तक नहीं जा रहे हो इसलिए वो आपके अंदर नहीं आ रहा है, आपके आर्ट में।
तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे फादर बोलते हैं कि भागो अपनी जगह से, एक जगह जो चीज़ कर ली, मतलब वो फादर का मेरा वही है कि जहाँ बैच वहाँ जहाँ पैदा हो वहाँ रहो मत, जहाँ बैचलर्स करो वहाँ मास्टर मत करो, जहाँ मास्टर्स करो वहाँ नौकरी मत करो, एक्सप्लोर करो, मतलब क्योंकि नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या क्या कर सकते हो। सही बात। आज मैं जो इतना कुछ भी कर पा रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि मैं कर सकता हूँ। सही बात है। ये तो नहीं निकला होता, नहीं फंसा होता, या नई सिचुएशन या वैसा काम नहीं मिला होता, तो कभी नहीं कर पाते। अब कर पा रहे हैं क्योंकि सब ट्राई कर लिया। सही बात। अरे फेल ही तो होंगे, उससे ज्यादा क्या ही होगा, उससे ज्यादा क्या ही होगा। भगा तो ना देगा कोई। सपोर्ट रहता है ना तो बहुत कुछ कर सकते हो आप, ये तो है। तो आपने इतना सब किया, लेकिन आज हम आपको एक प्रिंट मेकर के रूप में ज़्यादा जानते हैं। हाँ हाँ सही। तो इतने फास्ट पेस्ड लाइफ में इतना स्लो और कंपोज्ड काम है, तो आपने मतलब चुना इसको कैसे, या क्या इसमें दिखा आपको? बेसिकली मुझे जो लगता है कि क्या हुआ, इसका जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा हमको। अच्छा, क्यों? बहुत लोगों को बोरिंग लगता है। ठीक है, चॉइस है, वो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, सबको बढ़ना चाहिए। सीन ये है कि जैसे पेंटिंग में क्या है, इट इज़ जस्ट अबाउट स्किल सेट। मतलब आपको नॉलेज है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप पेंटिंग कर सकते हो। मतलब आप किसी मीडियम की वजह से फेल नहीं होगे। शायद मैं कहीं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट आई थिंक आप मीडियम किसी की कलर आपने पर्शियन ब्लू की जगह कोबाल्ट ब्लू निकाल लिया है गलती से, आप उसकी वजह से आपकी पेंटिंग खराब हुई, ऐसा तो शायद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो तो सुंदर ही लगता है सब। मैं कुछ तो डिफरेंट होगा, लेकिन अच्छे पर। और ऐसा ही सेम ड्राइंग के साथ भी है। पर जिस जिस सब्जेक्ट में प्रोसेस ओरिएंटेड है, जैसे स्कल्पचर बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड है, आपको टूल पकड़ना सीखना पड़ेगा, हैमर कैसे चलाना है, कार्विंग अगर आप कर रहे हो तो सीखना पड़ेगा। तो जहाँ पे टेक्निकल स्किल है जो आपको ट्रेनिंग के बिना आप नहीं कर सकते, वो मुझे फैसिनेट करता है। जैसे मैं कारपेंटरी करता हूँ, मुझे पसंद है लकड़ी, वो टेबल चेयर बनाना, वो इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें भी प्रोसेस है कि आप चीज़ल ऐसे नहीं पकड़ सकते, चीज़ल पकड़ने का तरीका है, तो वो मैं सीखा जाके धीरे धीरे करते करते सीख गया। तो इसलिए कारपेंटरी भी कर लेता हूँ, रमदा चलाना जान गया, ग्राइंडर पॉलिश कैसे करते हैं लकड़ी को वो सीख गया। अरे वाह। तो वो प्रोसेस वाला पार्ट आई थिंक मुझे प्रिंट मेकिंग में ज़्यादा फैसिनेट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैंने पहली बार हरेन दास का काम देखा था, मेरे प्रोफेसर जो थे संगीत सामंत राय, बालासोर आर्ट एंड क्राफ्ट में, मेरा सारा ओवरऑल सब अच्छा था, मतलब पेंटिंग भी ठीक चल रहा था, स्कल्पचर भी किया था, तो ओवरऑल फर्स्ट ईयर का मार्क्स अच्छा था। पर बात वही है कि पापा से बात हुई तो पापा ने बोला था पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो तू प्रिंट मेकिंग के साथ भी कर सकता हैं। हाँ हाँ। बैठ के कि कॉलेज में प्रिंट मेकिंग कर रहा है, रात में आके वाटर कलर कर रहा है, आर्ट पेस्टल कर रहा है, कुछ भी। बोले पर प्रिंट मेकिंग जब तक तू सीखेगा नहीं किसी एक्सपर्ट से, तुझे आएगा नहीं। मतलब तू प्रिंट मेकिंग कर सकता है, पर वो अच्छे से कर पाना वो तभी होगा जब कोई स्किल इंसान तुझे सिखाए। जो कलरिंग लेयरिंग जो होती है हाँ, उसमें, वो प्रोसेस समझने के लिए तुझे किसी ऐसे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जिसको काम आता हो। तुम बोले तो या तो प्रिंट मेकिंग ले, या या स्कल्पचर ले। तो मेरा प्रिंट मेकिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गया, तो हम उधर चले गए। तो प्रिंट मेकिंग इसलिए लिया क्योंकि वो प्रोसेस वाली बात थी सारी, मज़ा आ रहा था कि भाई हम शुरू कुछ भी करते हैं और एंड रिजल्ट तक हमें पता नहीं क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। कहीं लास्ट कलर पे खराब कर देगा, मट्टी पलित कर देगा ये। पर वही है ना वो, और खराब होने के बाद भी आपको नेक्स्ट डे वापस आना है, नया काम करना है। सो वो जो कंटिन्यूअस काम करने की जो हैबिट है ना, वो हमको अच्छी लग गई कि भाई खराब है तो भी मेरा है, और नहीं है अच्छा निकला है तो कि अगले दिन तो फिर नया करना है, फिर वो खराब हो सकता है। तो वो रोज एक नया, वो मजा आया। और जो वो होता है लिनो कटिंग और वुड कटिंग, या आप जब मेटल कटिंग करते तो लिथो हो उसमें हाथ कितने कटते हैं। ठीक है ना भाई, तो मेरे तो ऐसे हो गए थे कि जब हम फर्स्ट ईयर में कर रहे थे, तो अभी तो हमें लीनो ही सिखाया गया था। हाँ, जब फर्स्ट ईयर में जाएं तो ही सिखा, लीनो सिखाया गया था, उसी में तो हम एक दूसरे का हाथ देख देख के रोते रहते थे कि कितने कट रहे हैं, तो इसको धूप में रखोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसको कहाँ रखोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, या टूल्स अच्छे लो, मतलब पता नहीं क्या क्या। नहीं वही है, क्योंकि प्रिंट मेकिंग में इतनी टेक्निकलिटीज है ना, आप किसी भी एक चीज की वजह से फेल हो सकते हो। वो तो है। मतलब आपका अगर पेशेंस चला गया और आपने रजिस्ट्रेशन गलत लग दिया, प्रिंट खराब हो जाएगा। इंकिंग सही से नहीं करी, प्रिंट खराब हो जाएगा। एक गलत कटिंग कर दी किसी से बात करते करते, तो प्रिंट गड़बड़ हो सकता है। तो वहाँ पे प्रिंट मेकिंग को सही करने का एक ही तरीका है कि अच्छे से करो, और गलत करने के लाखों तरीके हैं। मतलब वो उसका मन है, अगर उसका मूड खराब है प्रिंट का, तो वो नहीं हो, खराब हो जाएगा, वो प्रिंट करने ही नहीं देगा आपको। और अगर उसका मन अच्छा है तो वो प्रिंट हो जाए, खराब से खराब। दूसरा सफाई जब कर लो तो सफाई, माय गॉड, वो इतनी हमको समय की ओसीडी है, इसलिए हमको मजा आता है। हमसे प्रोफेसर पकड़ पकड़ के सफाई कराता था कि ये यहाँ पे इंकिंग किया है, इंक कैसे दिख रहा है, साफ करो इसको, कपड़ा दो। वो तो है। उसके बाद हाँ, दूसरी चीज़ है ये
कि वो फर्स्ट ईयर में आपको मशीन यूज नहीं करने देते, हाँ, नहीं करना। स्पूनिंग कराते हैं, से करा। ठीक है। हाँ। तो ऐसा गुस्सा आता था कि अरे ये मशीन रखा क्यों है जब यूज नहीं करने दे रहे हैं, मतलब नहीं, ऐसा कुछ था। चीज़ों का अगर आपको, क्योंकि क्या है ना, कहीं मशीन नहीं है, आपके पास मशीन था। जैसे मेरे कॉलेज में बहुत छोटी बैचिंग प्रेस थी, अच्छा, पर वो सही से चलती नहीं थी, तो हम क्या काम करना छोड़ देते? तो काम तो spooning करते करते थे, हो तो सीखना। हाँ, अब 4 साल से स्पूनिंग किया है। ओह मैं 1 साल तक नहीं, 4 साल से स्पूनिंग किया है, 10 कलर 12 कलर लिए हैं स्पून करके। बात वो नहीं है, वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। मुझे लगता है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी क्रिएट करता है उस आर्ट्स फॉर्म के साथ। आप जितना टाइम दे पा रहे हो ना उसको, आप घिस रहे हो, आपको पता चल रहा है कि भाई ऐसे नहीं पकड़ना है। फिर वो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो अब मुझे लगता है कि शायद वो अब इम्पैक्ट कर रही है मेरे थॉट प्रोसेस पे, क्योंकि अब मैं वो चीज़ें, इसलिए अब मैं ज़्यादा चीज़ें माइन्यूटली देखता हूँ। तो वो पहले लगता था कि अरे क्या चम्मच से कटोरा, बड़ा कटोरा ले लेंगे, घिस देंगे, पर वैसा नहीं है ना। बड़ा कटोरा लेंगे तो डस्ट आएगा तो फट जाएगा। वो फट चुका है प्रिंट, उससे हम सीख चुके हैं कि भाई ये तो नहीं करना है, ये फट ही जा रहा है भाई। तो बात ये है कि वो ऑब्जर्वेशन और पेशेंस जो बढ़ाने का प्रोसेस है ना, वो प्रिंट मेकिंग ने दे दिया कि भाई आराम से तमीज से करो, नहीं तो खराब हो जाऊंगा भाई। होता है। प्रिंट मेकिंग का सीधा है। दूसरा एज अ प्रिंट मेकर, जहाँ पूरे कॉलेज के सारे स्ट्रीम के बच्चे घूम रहे होते हैं बाहर, वहाँ प्रिंट मेकर एक रूम में बंद रहते हैं। आपने सो आप प्रिंट मेकर हो तो आप नहीं, पर प्रिंट मेकिंग का वही एक खास बात है कि प्रिंट मेकर्स एज ए इंडिविजुअल नहीं जीते। मतलब आप प्रिंट मेकिंग स्टूडियो में अगर आप खड़े हो और आप प्रिंट ले रहे हो, आपको किसी को बोलना नहीं कि भाई मेरा पेपर उठा दे। वो दूसरा बंदा खुद के आएगा उठ के और वो पेपर उठा के चला जाएगा। मतलब हेल्पफुल भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है, क्योंकि आप, वो टीम वर्क वाली चीज़ है। टीम वर्क। हाँ, अब जैसे पेंटिंग, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि पेंटिंग में आपका खुद का सब कुछ है, सब चीज़। हाँ, कैनवस है, ब्रश है, सब कुछ है उसमें। दूसरे की इन्वॉल्वमेंट वैसी नहीं है। डिस्कशन बेस्ड इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लोग क्रिटिक दे सकते हैं, क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन आपके काम में किसी का टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर प्रिंट मेकिंग में लोग चाहिए, आपको वो हम्बल बनाता है कि भाई जरा उठा यार। वो रिक्वेस्ट करने की जो हैबिट है ना कि भाई वो डाल देता ये है। देख रहा है हाथ, प्लीज आ जाए, तो दूसरा भी जानता है कि कल को उसको भी आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो बॉन्डिंग, इसीलिए स्टूडियोस, इसीलिए प्रिंट मेकिंग स्टूडियो बोलते हैं ना, क्योंकि वो कल्चर डेवलप करता है वो तो कि भाई आपको 40 लोग, भाई समझिए 30 लोग एक स्टूडियो में काम कर रहे हैं, 30 का माइंडसेट अलग है, पर जब प्रिंट निकल रहा है सबकी आंखें प्रेस पे है कि प्रिंट कैसा आने वाला है। तो वो जो सबकी खुशी मस्त आया है, बढ़िया आ कि गया। वो जो दूसरे के लिए जो सेटिस्फेक्शन है ना कि भाई बहुत दिन से घिस रहा है प्लेट, बढ़िया प्रिंट आया है। शुरुआत से लेके आखिरी तक का आपका सफर वो प्रिंट पे निर्भर करता है। और वो सब आपको देख रहे होते हैं साथ वाले कि भाई 15 कलर ले रहा है, 20वां कलर चल रहा है इसका, खराब तो नहीं होना चाहिए प्रिंट। मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्रिंट मेकिंग में कभी कोई प्रिंट मेकर ये नहीं चाहता कि यार उसका खराब हो जाए। प्रिंट कभी सोच ही नहीं सकता, हाँ हाँ, क्योंकि उसको पता है कितना मजदूरी करके किया है वो रो देगा उसके बाद, टायरिंग। लेकिन वो अगले दिन फिर आएगा नया प्लेट लेके काम करने के लिए। तो इसलिए प्रिंट मेकिंग में ये हमें सिखाया कि स्टूडियो सिस्टम, और हम्बल। एक तो हम्बल बनाना, और दूसरा ये कि आपको टीम में ही काम करना है। अंत में एज एन आर्टिस्ट, मतलब मुझे एक चीज, मतलब मेरा पर्सनल थॉट है ये कि जब हम सारे ही डिफरेंट हैं तो हम compete किससे कर रहे हैं? सही बात है। हम सारे आर्टिस्ट डिफरेंट हैं, आर्टिस्ट छोड़ा, एज अ ह्यूमन हम सारे इंडिविजुअल अलग अलग हैं, बिल्कुल, तो हमारा कंपटीशन तो है ही नहीं। किसी से नहीं है, सब सही बात। हाँ, तो हम compete किससे कर रहे हैं? तो जब हम compete नहीं कर रहे हैं तो चैलेंज, मैं अच्छा तू बुरा वाला बात ही नहीं है। जिसने ज्यादा किया होगा वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अच्छा दिखेगा उसका काम, जिसने कम प्रैक्टिस किया होगा उसको ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा। वो तो है, तब का तो आर्ट तो ऐसा है कि आप जितना घिसोगे खुद को, उतना आप हाँ, वो उतने अच्छे होते जाओगे, चमकोगे। तो ऐसा, तो उसमें उसमें इससे मैं अच्छा हूँ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अच्छे हो, वो अपनी जगह तक अच्छा है जो वो कर रहा है। तो ये प्रिंट मेकिंग में ये सब आता है, स्टूडियो सिस्टम में ये सब सीखना पड़ता है कि आप दूसरे के लिए टेबल साफ करके जा रहे हो। एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को समझ पाता है, ये नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसा उनको लगता है कि क्या कर रहा है ये। हाँ, मतलब कि नहीं, पर ऐसे भी खेरा हुआ है सामान। आपको ऐसा लगता है, मतलब व्हाट आई फील कि नॉर्मल जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब हम सीख पाए हैं अभी एज अ टीचर बनने के बाद, टीचर बनने के बाद, कि एज अ ह्यूमन जब हम पैदा होते हैं हम सब पहले ड्रॉ करना सीखते क्या है, हम सब ड्रॉ ही करते हैं। हाँ, हम पढ़ना लिखना सीख रहे होते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हम कुछ भी बनाते हैं दीवार पे, हाँ, हाँ, वो हमें किसी ने सिखाया नहीं, नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। तो सब कोई आर्ट जानता है, हर इंसान के अंदर आर्ट है, बस उसका वो पार्ट
उसकी लाइफ उसकी जिम्मेदारी की वजह से दब गया है। वरना हर कोई आर्टिस्ट है। सब्जी बेचने वाला जब वो ठेला सेट करता है ना, उसने किसी से सीखा नहीं कलर बैलेंस, लेकिन वो कितना बढ़िया ठेला ऑर्गेनाइज करता है। और देख के लगता है कि ये भी खरीद ले, ये भी खरीद हाँ, तो बात ये तो इसका मतलब हर किसी के पास आर्ट है, हर किसी की लाइफ का बेसिक नेसेसिटी आर्ट है, बस उसके तरीके अलग हो सकते हैं। अब हम उसके साथ ही रह रहे हैं। मेरा लाइफ का हिस्सा मेरा प्रोफेशन और एजुकेशन दोनों बन गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अलग हैं, पर उन तक हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा है, वेवलेंथ मैच नहीं हो रही कह सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं। आर्ट में हम बना कुछ रहते हैं, बन जाता है कुछ, लेकिन वो खूबसूरत बनता है। हाँ, वो मतलब ब्यूटी का कोई सेट स्टैंडर्ड तो है नहीं। स्टैंडर्ड नहीं है। किसी अरे अंधे आदमी को बोलेगा काला सुंदर है, उसके लिए वो काला ही देख रहा है बेचारा, तो गलत नहीं है ना। जो देख पा रहा, तो ब्यूटी का सारा से आप क्या देख पाते हो। आप नहीं देख पा रहे हो तो आपको कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा। आपके ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा पट्टचित्र से कुछ रिलेशन है, हाँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो अब उड़ीसा में था तो पटचित्र तो बनता है, तो मैंने प्रिंट मेकिंग के साथ हमें इलेक्टिव लेना होता है, तो मैंने पटचित्र लिया था। ओह वाह। तो वो माइन्यूट डिटेल, मुझे डिटेलिंग पसंद थी। तो और पटचित्र एकदम इंडियन आर्ट फॉर्म था जो कभी शायद मैं दोबारा नहीं करता। हाँ, वो तो है। और अभी करते हैं आप? हाँ, मतलब आता है ऐसा, वो घिस के चिपकाना, पाम लीफ को कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो सब सीखा वहाँ पे। तो वही है, एक छोटा सा हिस्सा वो भी है, कभी लगा एक्सप्लोर करने के लिए तो शायद वो भी कर तो लो। वो आर्टिजन्स के साथ सीखा कि ऐसे कॉलेज में हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स थे। अच्छा, ओह। मतलब हमारे कॉलेज में एक इंडियन पेंटिंग करके डिपार्टमेंट था। जैसे आपने पेंटिंग लिया है, हाँ। तो उसमें आप इंडियन पेंटिंग सब्जेक्ट ले सकते थे पेंटिंग में, तो आप सिर्फ इंडियन पेंटिंग पढ़ोगे, मतलब जिसमें खुद का कलर बनाने से लेके सब था। वो ऑर्गेनिक कलर जो बनाते सब मतलब आप पटचित्र में कलर भी बनाते हैं ना, वो कपड़ा भी बना खुद करते हैं, चिपकाते हैं उसको, घिसते हैं, उस सब वो सिखाते थे। तो वो वही मैं आई थिंक मुझे लगता है मुझे प्रोसेस थोड़ा पसंद है चीज़ों का, तो उस प्रोसेस ने अगेन मुझे अट्रैक्ट कर लिया। और इंडियन पेंटिंग में कहीं तो और था नहीं सीखने के लिए, तो इसलिए पटचित्र आ गया कि हाँ भाई पटचित्र भी कर सकते हैं, और वो थोड़ा अलग था। पट्टचित्र के बारे में बता दीजिए व्यूवर्स को हमारे कि क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पट्टचित्र पता नहीं। इतना एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, गड़बड़ बोल दिया तो व्यूअर फड़क जाएंगे। तो पटचित्र बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, और जो मतलब पहले जो भी आर्ट फॉर्म बनता था ज़्यादातर रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे बनता था या डेली लाइफ पे बनता था। तो वही है उसका इंडियन का जो, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में जब पढ़ते हैं तो 7.5 वाला जो मेजरमेंट है बॉडी का, हाँ। इंडियन कल्चर में आई थिंक 5 या 5.5 है। हाँ। तो वो मेजरमेंट समझना, फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है वो अलग है। तो पटचित्र या तो सिल्क क्लॉथ पे बनता है या पाम लीफ पे, तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। पाम लीफ को तोड़ के उसको पानी में डिप करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। तो जो ग्रंथ हमारे पास अभी हैं, तो बहुत सारे ग्रंथ पाम लीफ पे ही लिखे गए हैं। तो उसमें बेसिकली वो नीडल से होल करते हैं और फिर इंक भरते हैं। तो इंटेग्लियो वाला प्रिंट मेकिंग का वो जो प्रोसेस था फिर यहाँ पे आ गया। तो उससे वो उसमें, बिकॉज आप पाम लीफ का पत्ता छोटा है तो आप कुछ लिख नहीं सकते उस पर, तो वो छेद कर करके पिन से होल करके डिटेल बनाते हैं, उसको इंक से भर देते हैं। हाँ, तो प्रिंट मेकिंग का वो इंटेग्लियो वाला फिर वहाँ कनेक्ट हो गया था। मैं कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है, तो वहाँ इसलिए इसका भी इंटरेस्ट बढ़ गया। कॉलेज में इतना नहीं किया पाम लीफ, मतलब इलेक्टिव था तो साल में एक ही करना था, पर सीनियर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था उस चक्कर में कि भाई बताओ क्या करना है, कैसे करना है, तो वो इसलिए समझ गया पाम लीफ। अब प्रोसेस आता है, प्रोसेस ये है कि पता है, कभी मन किया कभी टाइम मिला तो कर सकते हैं, वैसा है। तो इंडियन आर्ट्स अभी बहुत सारे हैं, अगर आपको जानना है इंडियन आर्ट्स के बारे में तो मैं उसके पर भी एक सीरीज़ ला सकती हूँ कि कौन सा इंडियन आर्ट कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इस पे भी हम एक सीरीज़ ला सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अत्री जी, जैसे कि हम जानते हैं कि एक आर्टिस्ट जो होता है तुरंत कमाने तो लगता नहीं है लाइफ में। पेरेंट्स भी इसलिए शायद नहीं मानते हैं क्योंकि पैसा कमाना थोड़ा आर्ट फील्ड में मुश्किल है। तो लेकिन इस पैशन को ज़िंदा रखने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। तो आप अपने लाइफ में इस जर्नी को ज़िंदा रखने के लिए आपने क्या-क्या किया और कैसे आपने ऐसे मनी मेकिंग इसको कैसे किया? तो पहले तो वही है कि वो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें पैसे कमाने के तरीके सिखाने लग गए। वो हमें एजुकेशन को कैसे मोनेटाइज करा जाता है, आपकी लाइफ में? हाँ, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उन्होंने हमें ऐसी एजुकेशन दी जो रियल लाइफ पे इम्पैक्ट कैसे करती है। तो वहाँ से फिर हम लोग सोचना शुरू करने लग गए कि भाई जब ये करके थोड़ा पैसा आ सकता है जिसमें मज़ा भी आ रहा है, और ये वो है जिससे मेरा स्किल भी डेवलप हो रहा है, एस्थेटिक सेंस भी बढ़ रहा है, और सब कुछ हो रहा है एक साथ, तो फिर क्या दिक्कत है।
तो वहां से हमें ये समझा कि काम छोटा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट उसने हटा ही दिया उन सर ने हमारे दिमाग से। तो उस चक्कर में मैं फिर वो ट्रक के पीछे वो जो डिजाइन बनाते हैं, नाम नंबर लिखते हैं, वो भी करना शुरू कर दिया। अरे उससे थोड़ा पैसा, तो उसमें क्या फिर वो स्किल कि भाई उतना ब्रश चला पाना उस तरह से, वो दिखता बहुत आसान है, हम लोग ने बहुत गड़बड़ करी तब जाके धीरे धीरे सीख पाए कि वो ऐसा भूत बनाना, वो जो बनाते हैं ना रिदम डिजाइन बनाते हैं, वो आसान नहीं है, वही इनेमल पेंट से बना पाना। पर वो किया, उससे थोड़ा पैसा कमाया। फिर मुझे थोड़ा एक्टिंग का भी बीच में, एक्टिंग क्या बोलूँगा, ऐसा शौक था, तो थोड़ा पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, तो थोड़ा रामलीला ज्वाइन किया फिर मैंने। तो रामलीला में थोड़ा करना शुरू किया। तो 3 साल, आई थिंक 3 साल लिया। तो मेरा एक सीनियर था जो पहले करता था रामलीला, तो उसके साथ में उस कमेटी में चला गया। मुरादाबाद की कोई शायद वो ग्रुप था जो रामलीला करता था, अग्रसेन लीला और रामलीला करते थे, तो उसमें मैं जुड़ा, करता रहा 4 साल। तीसरे साल पे मैं राम बना। पहले बंदर से शुरू बंदर से शुरू किया। बंदर से शुरू हुआ था। बंदर नहीं, रावण की सेना में कोई रैंडम वैसा भाग दौड़ वाला, वो शुरू, फिर धीरे धीरे करते 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 राम के रोल तक आया। तो उसमें भी थोड़ा पैसा कमाया। तो पैसे के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आर्टिस्टिक तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, जस्ट आपको पता होना चाहिए। और वही है कि आप जितने लोगों से मिलोगे, जितने आप वर्सेटाइल बनोगे, अगर आप वर्सेटाइल नहीं हो तो आप खुद को लिमिट कर देते हो। आप अगर आपने अपनी बाउंड्री खोली और आप सिर्फ फाइन आर्टिस्ट से ज़्यादा बन गए, एक होता है आर्टिस्ट, एक होता है फाइन आर्टिस्ट। फाइन आर्टिस्ट मतलब हम लोग जो हम फाइन आर्ट वाले हैं, पेंटिंग डिजाइन ये सब करते हैं। एक होता है आर्टिस्ट जो हर चीज़ करता है। आर्टिस्ट को, आई फील आर्टिस्ट को ना लोग ऑलराउंडर ही समझते हैं, कि वो सब चीज़, एडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है हमारी, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होती है, सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा एजुकेशन ही लर्निंग वैसा है कि करके ही सीखते हैं हम। मतलब हमें कोई किताब तो है नहीं हमारी कि भाई कि 20 ml वाटर मिलाओगे 10 ग्राम कलर में तो वो लाइट ब्लू, ऐसा तो है नहीं। जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, करो के ही सीख सकते हो। तो इसलिए आई थिंक आर्टिस्ट को लोग वैसा भी सोचते हैं कि वो सभी कर लेगा। तो वहाँ पे जब वो थॉट प्रोसेस अब मेरा डेवलप हुआ, तो मुझे सब सब ट्राई कर लेते हैं। पैसे भी चाहिए थे। फिर सारेगामापा उड़ीसा का एक वो बैकड्रॉप का भी काम किया, उसमें वो पुताई जैसा कील ठोकना वो सब भी किया, उससे भी थोड़े पैसे मिले। स्टेज मेकिंग। हाँ, स्टेज मेकिंग, बैकड्रॉप मेकिंग। फिर एक तो छोटी मोटी मूवी में वो पीछे हम लोग का वो प्रॉप मेकिंग का काम था, इसमें हम लोग को खाली गिफ्ट रैप पैक करना था। कुछ 600-700 डब्बे चाहिए थे गिफ्ट दिखाने के लिए। तो उसमें कुछ पैसे मिल गए। थोड़ा टाइम मुंबई रहा, वो किया, पार्ट टाइम करता रहता था छुट्टी ले लेके कॉलेज से। तो ठीक है, पैसे कमाने के तरीके हैं। जस्ट आप ये अगर सोचना शुरू कर दो कि यार ये छोटा काम है, ये बड़ा काम, मतलब मेरा ये है कि अगर क्रिएटिव काम कोई आर्टिस्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। मतलब वो गिफ्ट रैपिंग हो सकता है बहुत छोटा काम हो, पर वो भी एक स्किल है। जापानीज गिफ्ट रैपिंग सबने देखी है कैसे होती है। तो क्या वो हम जानते हैं? जब हम नहीं जानते तो फिर क्या, फिर स्किल का है वो। तो हमारा प्रिंसिपल ये बात हमेशा बोलता था कि तुम सब कंप्लेन कर सकते हो, हर चीज़ कंप्लेन करते हो, करो कंप्लेन, कोई बात, पर क्या तुम्हारे कॉलेज में जो अवेलेबल है तुमने यूटिलाइज किया है पूरा? नहीं। अगर नहीं किया है तो कंप्लेन नहीं कर सकते। तो पहले पूरा निचोड़ लो कॉलेज को कि तुम्हारे टीचर को जो आता है क्या तुमने उससे सब सीख लिया? क्या नहीं है वो बोलना आसान है, जो है क्या उसको यूज किया। तो वो हाँ, तो आजकल के बच्चे तो मैं देखती हूँ कि नहीं, क्या नहीं है उस पर बात करने से छोड़ो, जो है वो यूज किया क्या। तो वो हमेशा इसी पे प्रेशर देता था। हम लोग को हमेशा प्रेशर दिया उसने कि ठीक है तुम्हारे पास एचिंग तुम्हें नहीं सिखा रहे, तुम्हें स्क्रीन प्रिंटिंग अच्छी आती है क्या? परफेक्ट जी, नहीं तो फिर बात क्या कर रहे हो? जो है वो तो है नहीं, कर नहीं रहे हो, करनी तो फिर जो नहीं है उस पर बॉल बाद में करो ना। पहले एक चीज़ सीख लो जो एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारे पास, जिसके तुम्हारे पास लोग अवेलेबल हैं, उसके बाद कंप्लेन करो कि भाई हमने इतना सब सीख लिया, अब कुछ नया। जब तुम उसमें एक्सपर्ट ही नहीं हो तो तुम नए चीज़ की क्रेविंग क्यों कर रहे हो? पहले एक्सपर्ट बनो ना। वो जो है, जैसे कि जिससा आपसे मैंने जाना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आर्ट फील्ड में जाने को। आर्ट फील्ड आपको इतना मल्टी टैलेंटेड बना देता है कि आपको पैसा कमाना इतना मुश्किल लगेगा ही नहीं। पैसे का रिक्वायरमेंट सबसे जो पैसे वाली जो बात हर बार हर कोई हर सेक्टर में यही बात होती है। आपको रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि आपके पैसे कमाने का पर्पस क्या है। मतलब मैं बहुत लोग से मिला हूँ जो हाथ में आईफोन है, स्नीकर्स पहना है 20,000-25,000 का, लेकिन जैसे ही उनसे बोलो तुमने वो कंपटीशन का फॉर्म भरा, रहे यार 700 रुपये का फॉर्म है। बात यह है कि आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया पैसा किस पर्पस से चाहिए। हम रामलीला क्योंकि मुझे एक कैमरा खरीदना था,
तो मैंने उस टाइम पीरियड के लिए मुझे वो करना था कि उससे थोड़ा पैसा आएगा तो मैं कैमरा खरीदूं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले नहीं दे रहे थे, दे सकते थे, पर ठीक है ना, अगर हम कर सकते तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ करो। उनका तो है ही, वो तो पढ़ा ही रहे हैं मुझे, वो तो फीस दे ही रहे हैं, खाना पीना, वो कल बोलूंगा तो कैमरा भी दिला देंगे। बात वो नहीं है, कभी कभी अपने हाथ से बनाई हुई एक छोटी सी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट देती है देन आपको कोई कुछ दे रहा है तो वो वैसा था मेरा थॉट प्रोसेस कि भाई अगर मैं कमा सकता हूँ और कुछ नया सीखने को मिलेगा। रामलीला ऐसा तो नहीं, वो भी आर्ट जैसा ही है। उसमें भी उसमें उसमें सबसे मजेदार आया है, मैं मेकअप सीखा वहाँ पे करना। हाँ, अच्छा मैंने भी किया है ये। हाँ, रामलीला का मेकअप बनना चाहिए। रामलीला में मैंने भी मेकअप किया है। किसका तो कोई बॉलीवुड का सीरीज का कोई था लखनऊ में, मेरा कॉलेज टाइमिंग था, तो किसी सीनियर ने मुझे बताया कि वहाँ पे बंदर जो बनने हैं उनका फेस पेंटिंग करना, और छोटे छोटे बच्चे तो वो कलर देंगे, ब्रश देंगे आपको, जस्ट आपको पेंट करना फेस। इतना मजेदार काम। और हम लोग वहाँ, मुझे पता चला कि फाउंडेशन कैसे लगाते हैं और ब्लशर क्या क्या होता है, वो सब तो वहाँ पे सीखा, उसने सिखाया। क्योंकि वहाँ पे हमारा जो एक हमारी टीम का जो मेकअप आर्टिस्ट था वो बीमार पड़ गया था, तो उनको एक और चाहिए था। तो बोले तो आर्टिस्ट है ना, फाइन आर्टिस्ट, आ देख। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। तो उसने समझाया, देखिए ये ब्लशर है, ये इसको क्या कुछ तो लगाते हैं, जो भी नाम नहीं याद आ रहा है, फाउंडेशन है, फेस पैक, ये कैसे मिक्स करना है वो सब सिखाया उन्होंने। फिर चेहरे पे कैसे मिलाते हैं फाउंडेशन को, वो सब सिखाया। तो वो भी आर्ट फॉर्म ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल पेन मतलब वो पेंट ही, आप चेहरा पेंट कर रहे हो। मेकअप तो हाँ, मेकअप तो वहाँ पे मैं वो सीखा कि लिपस्टिक कैसे लगाना है, लाइनर कैसे चलाना है, लिपस्टिक कैसे लगाओ कि अगर किसी के होंठ छोटे तो बड़े दिखे, लाइनर है कि आंख ऐसा लाइनर चलाओ कि वो आईब्रो अच्छी हो जाए, तो वो सब सिखाया उसने। अभी यूज नहीं करते, इसका मतलब थोड़ा कि नहीं आता, उस टाइम कर लिया, सब आता है। पर वो सीख गए ना। वो अगर उस लोकेशन पे नहीं जाता और वो सिनेरियो नहीं होता, शायद वो भी नहीं जानता। बात सही है। तो पैसे के साथ एजुकेशन मिल गई, एक स्किल सेट भी आ गया, पैसा भी मिला, और लोग भी, नए दोस्त भी बन गए जो थिएटर बैकग्राउंड से थे। वो तो है। हम किसी आर्टिस्ट के लाइफ में जब डाइव करते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे राजेंद्र सर से हमने बात किया तो पता चला उन्होंने कंजर्वेशन का काम किया है और ठठेरा का काम किया उन्होंने। वैसे ही आपने बहुत सारे काम किए हैं, मैंने देखिए तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं। हाँ, सही बात। ठीक है, मैं खुद यूपी बोर्ड की, और मैंने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को मतलब टीचिंग की है, ट्यूशन्स पढ़ाए हैं। फिर बॉलीवुड का जो वो फेस पेंटिंग का काम, मतलब पैसा कमाना हम लोग ऐसे तुरंत मिल जाता था कि कैसे कमाना है आपका आपके सब्जेक्ट में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कि नहीं। आप उससे अटैच्ड हो कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप इन्वॉल्व इसलिए हो कि वाले पढ़ना है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे ही मिलेंगी। पर आपका इन्वॉल्वमेंट इसलिए कि भाई ये तो मैं करना चाहता हूँ, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी आती है। मतलब टचवुड दिया हमको, मतलब ऐसा मुझे कभी फाइनेंसिस का दिक्कत नहीं। जब मैं सोचा कि यार कंपटीशन के लिए पैसा नहीं है, अचानक से कहीं से कोई अवार्ड लग गया है, या अचानक से कहीं से कोई काम सेल हो गया है रैंडमली, तो ठीक है ना, इसका मतलब लाइफ आपको सपोर्ट कर रही है। लाइफ सपोर्ट करे भगवान, तो पता नहीं कौन मानता है कौन नहीं मानता, मैं तो मानती हूँ भोलेनाथ। तो वो एक एक दरवाजा बंद करते दूसरा ऐसे खोलते हैं कि लगता है कि आपको विश्वास नहीं होता है कि लाइफ में ऐसा हुआ क्या, कि कब चेंज आ गया। चेंज आ गया। कब मैं जॉब कर रही थी, जब पहली जॉब मेरी जो थी, मतलब कब आपकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ के और ऐसे एंजल बन के आ जाते हैं ना, कि और कब ऐसे खुल जाता है जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मुझे भी टचवुड ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे किल्लत नहीं हो पैसे नहीं होती, आर्टिस्ट को किल्लत हो ही नहीं सकती। की। इतना मल्टी टैलेंटेड जो होते हैं। अरे सब कुछ कर सकते हो, बस आपको जानना है कि क्या ये आप करना चाहते हो। सही बात। और आर्टिस्ट का आई फील कि पैसे का उतना इशू नहीं है। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, पर आई फील इतना इशू भी नहीं है जितना बताया जाता बना लेते हैं लोग कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास 10 फीट का पेंटिंग करने को पैसा नहीं, कैनवस खरीदने, आप छोटा करो, A4 पेपर मिल रहा है, कुछ भी करो। मतलब आर्ट तो ऐसा है ना कि उसका साइज मैटर नहीं करता, नहीं उसका इंटेंस और उसका इंटेंशन क्या है, उसका कितना डीप डेप्थ है, आप कितना थॉट प्रोसेस दिया, उस पर मैटर करता है। भाई जिसके पास कलर करने का पैसा नहीं, वो ओरिगेमी कर रहा है, पेपर फोल्ड कर रहा है। जिसके पास पेपर का भी नहीं है तो मिट्टी से कुछ बना रहा है, जिसके पास मिट्टी से कुछ तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमने क्या है, उसको सेग्रीगेट जब करने लग जाते हैं ना आर्ट को, कि ये आर्ट है ये आर्ट नहीं है, तब दिक्कत आती है। सब कुछ आर्ट है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। हाँ, एक थॉट की बात है, आर्ट में ज़्यादा थॉट डाला जाता है, तो ठीक है ना, आप उसको प्रेजेंट वैसे करो। आपने मेकअप सेंट्रिक अप्रोच मेंशन किया है अपने सीवी में या आपके बारे में जो है, तो इसका एक क्लासरूम मोमेंट या वर्कशॉप एग्जांपल शेयर करेंगे कुछ? मतलब मेकर सेंट्रिक मतलब ये क्या है, ये ना फाइन आर्ट नहीं, ये बहुत डिज़ाइन टर्म है।
डिज़ाइन कॉलेज में जाके मैंने भी ये वर्ड सुना था कि मेकर सेंट्रिक, क्योंकि मेकर सेंट्रिक का मतलब है कि आप करके सीखते हो। आर्ट तो करके ही होता है, मतलब वो तो आप सीखने का तरीका ही नहीं है उसमें, और कुछ आप नहीं करोगे तो टीचर कितना भी समझा ले, डेमो दे देगा, पर आपको उसको रेप्लिकेट तो करना ही पड़ेगा, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो आर्ट एजुकेशन इज मेकर सेंट्रिक ओनली। जैसे आपने ईआरपी हेड और एग्जाम वो कस्टडियन भी रहे हैं आप, है ना? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और क्रिएटिव रोल्स एक साथ संभालना कैसा था मतलब आपके लिए? ठीक था, पार्ट ऑफ जॉब है। और दूसरा मुझे लगता है कि ये सब आना चाहिए। जैसा मैंने पहले बोला, आर्टिस्ट ऑलराउंडर लोग मानते हैं, क्योंकि उसको वो एक तो हमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, हमें आई फील कि हम लोग ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखते हैं, अडाप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी समझ सकते हैं, ये भी ऐसा कर सकते हैं। ईआरपी साथ में मैं किसी का कर रहा था, उसमें बच्चों का रिजल्ट्स मार्क्स एंट्री वो सब देखना पड़ता था, तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज करने जैसा काम था। और एग्जाम कस्टोडियन लोग रिक्वायर्ड चाहिए थे, तो ठीक है कर दिया। पर वो है कि उससे सीखने से फ़ायदा हुआ, मैं ऑर्गेनाइजिंग करना सीख गया ज़्यादा अच्छे से। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाँ होते हैं नो डाउट, पर हम अपनी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। उस अनऑर्गेनाइज्ड में हमें पता है हमारा कलर कहाँ रखा कहाँ रखा है, सही बात है। तो पर वो भी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं ना, आई थिंक आर्टिस्ट को आनी चाहिए कि हमने मतलब वो हमारे पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा है कि हमने किसको अपना काम सेल किया, उसका रिकॉर्ड, अब किस गैलरी के साथ हमने कौन सा काम सेल रखा है, हमने कौन सा कंसाइनमेंट पे रखा है, उसका लिस्ट होना चाहिए हमारे पास। तो ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ही है ना, और तो इसमें कुछ अलग तो है नहीं। तो वो उससे वजह से अच्छा हो गया कि मैं अपने प्रिंट्स को रखने का तरीका, मेरे कॉम्पिटिशन्स जहाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जहाँ मैं पार्टिसिपेशन रिजेक्ट हो गया है, जहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, वो सब फोल्डर वाइज मेकिंग रखने का तरीका सब सुधर गया। तो उससे अच्छा ही हुआ ना, मतलब मेरा ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उससे आप सीख ही रहे हो। आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको पता चलेगा कि अरे ये वहाँ किया था, अब काम आ रहा है। तो वो तो है ही। ये बात ना सेम मुझे याद आ रही है, संगपाल जो जिनसे हम बात किया था हमने, संगपाल वो भी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बोला था कि अपने काम को डॉक्यूमेंट करना, लिखना अपने काम के बारे में, बहुत जो आर्टिस्ट नहीं करते हैं उनको आना चाहिए। हम लोग ऐसे इंडियन, हम थोड़े उसमें पीछे हैं। मैंने उनसे बोला था कि लिखना बड़ा मुश्किल नहीं, रहता है। लिखना नहीं, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन। हमें डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करते हैं कि कुछ कि कल को कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। लोग हम डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करें कि कल को कोई सवाल उठाए तो हम दिखा दे कि देखो हमने तो ऐसा किया था, प्रूफ। अरे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के लिए क्रिएट करते हैं, पर उसकी एक इंटेंशन होनी चाहिए ना। अपने लिए करो। हमारे आज इंडिया में कितने इन्वेंशंस हुए थे, पर उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं उनका है, हिंदू मानने हमें ही मानना पड़ रहा है कि भाई वो पेपर दिखाते रहे। तो इसका मतलब हमें डॉक्यूमेंटेशन सुधारना चाहिए। हमें डॉक्यूमेंटेशन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम किसी के सामने साबित कर सके। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करना चाहिए कि हिस्ट्री में जाके हमारे बच्चों को पता तो चले, हमारे जूनियर्स को, कि भाई क्या क्या हो गया है। लेकिन मुझे लगता है ये जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए हैं, या हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए जब मतलब पहले, अब तो नहीं, हमारे बाप दादा जो भी थे, जो तरसे हैं दो रोटी और इसके लिए, रोजी रोटी के लिए, उसके बाद से ये थोड़ा सा हमारा बिगड़ा अब जो हो गया, बात चाहे कि होना था वो तो हो ही गया। हो रही गया, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी जो थी नालंदा, वो डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी और वो जली तो कितने टाइम तक वो जलती रही है। तो ऐसा नहीं कि इंडियंस में नहीं है ये, नहीं, पर अब वो भूल गए हैं। मतलब ये कि बैक हमें वापस करना चाहिए। अगर आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी तो आ ही जाती है मुझे लगता नहीं, ऑर्गेनाइज्ड होना आई थिंक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब वही है ना कि आप सिस्टमेटिक चीज़ें करना शुरू करते हो। तो जब आपकी चीज़ों में, घर में चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, आपका आधा से ज़्यादा कंसंट्रेशन आपके काम और खुद के डेवलपमेंट पे होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड होना तो अच्छी ही बात है। मतलब उसमें कोई मतलब ऐसा नेगेटिव उसका तो अप्रोच आज तक मैंने दिखा नहीं कि भाई उससे नुकसान हो रहा है किसी का, कि भाई ऑर्गेनाइज्ड होके मैंने रखा था, अब बताओ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो है। जो आपका अननोन नाम का एक आपका ग्रुप है ना, तो वो आपने उसका क्यूरेशन करने का आपका कहाँ से वो थॉट आया, और आपने नाम कैसे रखा? क्योंकि अननोन नेम एक अपने आप में बहुत क्यूरियस नेम है। तो इसका सिंपल है कि हम लोग जब बैचलर्स में थे, हाँ। तो ये बैचलर्स फाइनल ईयर में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। मेरा ये था कि उधर ये होता था कि जैसे फाइनल डिस्प्ले होना था, तो उन्होंने बोला कॉलेज में ही डिस्प्ले होगा फाइनल। मैं कहा सर
इस कॉलेज में हम लोग सबसे सीनियर बैच हैं। सारे जूनियर्स ने हमारे सारे काम देखे हैं क्योंकि हमने कॉलेज में ही किए हैं। सारे टीचर्स ने हमारे काम देखे हैं। तो हम यही पे डिस्प्ले कर क्या नया कर रहे हैं? मतलब हमें इनपुट आपसे उस दिन ऐसा क्या अलग मिल जाएगा जो रोज़ नहीं मिल रहा है, तो फिर तो मेरी प्रिंसिपल से ही बात हुई थी। तो बोले क्या चाहता क्या है? तो मैंने बोला सर कहीं बाहर करेंगे शो, फाइनल ईयर का हमारा, कॉलेज के अंदर नहीं करेंगे। तो फिर प्रिंसिपल भी बोला तो पर फंडिंग, मैंने सर वो देखते हैं कुछ फंडिंग कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो अच्छा बोला अच्छा ठीक है गैलरी का पैसा मैं दूंगा। उन्होंने फिर अपने कॉलेज के फंड से दिया निकाल के। हाँ बोला कॉलेज तो टेंशन मत है, गैलरी का फंडिंग मेरा, बाकी तुम अपना देख लो। अरे कैटलॉग खर्चा, फ्रेमिंग वेमिंग सब। तो उस टाइम मैं पहले फोटोशॉप जानता था, तो मैंने पहली बार उस टाइम कैटलॉग डिज़ाइन किया क्योंकि फोटोशॉप में किया? हाँ 20 पन्ने का कैटलॉग, एक एक पेज बनाया। ओह माय गॉड, क्या करना, टायरिंग होगा। और यूट्यूब से सीखा। ओह और वो भी फोटोशॉप 8 पे, 8 या 9 था कॉलेज में हमारे, पीसी पे इंस्टॉल्ड, उस पे किया। और क्योंकि हम डिज़ाइनर को पैसा नहीं दे सकते, फंड ही नहीं था हमारे पास। और मैं अपना पहला स्पॉन्सरशिप जो निकाला था वो हमारा एक कॉलेज के पास में चाय वाला था। बोलना नहीं चाहिए, उसको लपेट उसको फंसाया हमने उसको मैं बातों में उलझाया और फिर पैसा निकाला उससे। उसको हमने थैंक यू भी लिखा उसके नाम का। लेकिन ये कि उन्होंने किया मदद? तो हमने उनके सामने मैथ्स किया बढ़िया से, उनको समझाया कि हमने उनके दुकान पे कितना खर्चा किया है। चाय की टपरी में बैठ जाती, कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो नहीं, हम लोग रोज चाय पीते थे, हाँ। रोज बिस्किट खा रहे हैं, रोज पेस्ट्री खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो दिन का हमारे बैच का हर बंदा दिन का 50 रुपए तो खर्च कर ही रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लमसम 2-3 चाय तो हो ही जाती, 10 रुपए की चाय थी। तो मैथ्स वैथ्स कुछ के सामने हम जबरदस्ती, तो मैं शाम को दोस्तों के साथ प्लान बनाया था कि देख कल जाएंगे, उसको मनाना, कल भाई पर अटैक करना है, कुछ तो निकलवाना है। तो वही बातचीत करते करते हमने दोस्तों सब मैथ्स से, मैंने बोला था मैथ्स गड़बड़ मत करना, नंबर का खेल है, उसको नंबर में खुश करना है। तो ऐसा बातचीत है कि मैं बोला भाई एक दिन का इतना है, सोचो हम 30 लोग हैं ग्रुप क्लब बैच में, मल्टीप्लाई करो। तो ये दोस्त बोला इतना, वो दोस्त बोला भाई इतना। फिर हमने बोला आप इतना देखो, हमने इतना खाया। बोला हाँ तुमने तो बहुत खर्चा किया है दुकान पे, हमारी दुकान में बहुत कमाई हुई। तो मैं कहा 5,000 नहीं दे सकते हमें। वो बेचारा उलझ गया और उसने इमोशनल हंसे, फटाफट 4,500 रुपये निकाला, बोला 500 शाम को दे दो। तो मतलब होता है कि वो ऐसा मैंने कोई उस पर नहीं किया था, हमें नहीं मिल रहा था फंडिंग, नहीं थे पैसे किसी, और हम सब ने सब आर्टिस्ट ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला था। पर फिर भी कॉलेज में कहाँ ही होता है पैसा, नहीं किसी के पास इतना नहीं होता है ना। किसी के पास। तो कि हमें भुवनेश्वर जाके वहाँ हमें 7 दिन रहना है, सबका काम फ्रेम होगा, कैटलॉग प्रिंट होगा, और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी है। तो वो करने के तो लिए पहला अगर अननोन का देखा जाए तो भुवनेश्वर पहला भुवनेश्वर ही था, 2015। 2015। क्योंकि हमने वैसे नहीं सोचा था ना, मैं सोचा था कि जब अननोन्स नाम भी ऐसे ही आ गया, क्योंकि वो क्या था कि अब लॉजिक ये था कि हम लोग एक दूसरे को तो जानते हैं, हाँ, लेकिन नए शहर में हम अननोन है, तो इसीलिए उसका सिंबल भी ये है, मेरा फिंगरप्रिंट ही है उसका लोगो का सिंबल। क्योंकि इसकी एक बहुत स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है। नहीं। तो आर्टिस्ट भी ऐसा ही है, उसका काम उसकी आइडेंटिटी होती है, लेकिन उसका कोई फेस मतलब आर्टिस्ट को शायद लोग ना जाने, लेकिन उसके काम को जाने। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। कि अंगूठा क्या है, अंगूठे का जो उंगली का निशान होता है वो आइडेंटिटी है जो कोई नहीं बदल सकता, वो तो है, सबसे प्रिसाइज आइडेंटिटी है हमारी वो, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है। बाद में चेहरा अगर कोई देखता तो आर्टिस्ट का भी वैसा ही है, उसका पेंटिंग उसकी आर्ट में उसकी आइडेंटिटी है जो बदल नहीं सकती। आपको उसी की वजह से याद रखा जाता है। राजा रविवर्मा को उनके काम के लिए हम याद रखते हैं। हाँ, राइट, राजा रविवर्मा को, एम.एफ. हुसैन को उनके घोड़ों की वजह से याद किया जाता है। चेहरा तो नेक्स्ट स्टेप है, प्रैक्टिकल काम, चेहरा तो फिर रजा आते हैं उनको, सबको उन चीज़ों के लिए, फिर चेहरा तो नेक्स्ट स्टेप है ना उसका। तो वहाँ से ये लोगो निकला था मेरा। तो मैंने स्कैनर पे ऐसे रख दिया, उसी को स्कैन कर लिया, कुछ सीख रहा था, नहीं आता था बनाने, डिज़ाइन बनाने भी आपने कितना अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट निकाला है। नहीं, डिज़ाइन बनाने भी नहीं आता था, यूट्यूब से सीख रहे थे चैनल से। तो जो थोड़ा बहुत और विंडोज़ में, उसकी बात करो फोटोशॉप 8 की, उसमें क्लोन टूल वगैरह चलाना भी आसान नहीं था वो। तो जो आता था कर दिया, और कैटलॉग पहला शो कर दिया। तो 2015 में तो ये हो गया। फिर 16 में नहीं कर पाए, क्योंकि हम सब वो मास्टर्स अपना एडमिशन के चक्कर में तैयारी में लग गए, पोर्टफोलियो बनाने में। और तब हमने मैं तब इतना सीरियसली नहीं लिया था इसको,
ऐसा था कि कर देते हैं, दोस्तों के साथ मिलना हो जाएगा। तो लॉजिक यही था कि गेट टुगेदर हो जाएगा सारे बैच का। तो उस टाइम जो पहली बार शो हुआ था तो सारे मेरे बैचमेट थे। वो सक्सेसफुल था? अच्छा था। अच्छा था। मैं अपने शो पे नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरा एक स्कॉलरशिप एग्जाम था। तो मेरा स्कॉलरशिप पे एग्जाम था, तो दोस्तों ने इनॉग्रेशन किया, सब किया, और मेरा मैं बाद में किया। मैं शो खत्म होने के बाद बस मुझे पता चला कि बहुत अच्छा हो। अच्छा। तो ये पहला था हमारा। कब से? 15 से 25 तक 10 साल हो गया। आप लोग इतना सस्टेनेबिलिटी कैसे रही? सस्टेनेबल मतलब ऐसा है कि कुछ पागल लोग जो अच्छे मिल गए, उनकी वजह से टिका रहा। तो ऐसा रहा कि 4 साल मतलब 16 में हमने नहीं किया, 17 में फिर हमने 2 शो किया क्योंकि सब मास्टर्स में सेटल हो गए। और फिर अपनी अपनी जगह पे लोग बैठ गए, तो लोगों ने फिर नया काम करना शुरू किया। तो हमने कहा भाई फिर करते हैं। बैचलर्स के दोस्त तो खास होते हैं ना। उसके बाद फिर दोस्त में फिर वही बातचीत हुई, तो फिर हमने अमृतसर में किया सेकंड शो। आई थिंक अमृतसर में किया सेकंड शो, और उसके बाद फिर हमने उसी साल गोरखपुर में किया थर्ड शो यूपी में। कहाँ से कहाँ ट्रेवल आप कर रहे हाँ, तो आइडिया फिर जब तब मेरे साथ क्या हुआ कि उड़ीसा में वो डिसीजन लिया था, पर अब मैं शांति निकेतन चला गया। शांति निकेतन में दुनिया मेरी बड़ी हो गई, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट, रीजन, लैंग्वेज के लोग हैं। तो मेरा माइंडसेट बड़ा होता चला गया। अब जब बड़ा हो गया तो फिर मैं कहा थोड़ा और बड़ा किया जाए। तो भूखे तो थे ही हम खाने शुरू कर दिए। फिर हम कहे चलो, फिर दोस्तों से पूछा, मैं कहा कहीं और चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा। तो सबने बोला यार अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखना है। तो अमृतसर हमारा चलो अमृतसर चल रहे थे। फिर उसमें तो अमृतसर में इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स था, तो वहाँ पे मेरे पापा के जान पहचान के लोग थे। तो मेरे पापा भी आर्टिस्ट है, तो करते थे वो पार्टिसिपेट। तो उनसे बात करी, उन्होंने बोला हाँ बच्चों हो जाएगा। तो उस टाइम हमारे सारे दोस्त नहीं आ पाए, सिर्फ 13 लोग आ पाए। बहुत की शादी हो गई, किसी कुछ हो गया, किसी को होता है। तो 13 लोगों में फिर हमने 13-14 लोग में वहाँ शो किया अमृतसर में। वो भी अच्छा था, बहुत डिसेंट था। उसमें वहाँ पे हम लोग फंस गए थे, राम रहीम वाला इंसिडेंट हो गया था, तो पूरा बंद हो गया था। वो बहुत मज़ेदार लोग, अच्छे लोग। उन्होंने बोला तुम जब तक दिक्कत नहीं हो, तब तक दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, सॉर्ट आउट नहीं होता। सॉर्ट आउट नहीं होता, तब तक यहीं रहो। उन्होंने हमसे रहने का कोई पैसा नहीं लिया, गैलरी वालों ने। फिर बोला ठीक है तुम बच्चों से क्या लेंगे, रहो आराम से, क्योंकि अब पता नहीं कब सुधरेगा ये सब। तो जब तक चल रहा है तुम आराम से रहो, मज़े से रहो। तो हम आराम से रहे, खाना पीना मस्त एकदम पंजाबी खाना। तो अच्छा, हम लोग 7 दिन का बना के गए थे, 14 से 15 दिन रहना पड़ा हमें। नहीं था बजट, जितना था सब खर्च हो गया। हमने उन्हें बोला सर देखो ये लास्ट पैसा है आपका स्टे का। बोले अरे कुछ नहीं चाहिए, सब रखो, अब मेहमान हो तुम हमारे, आराम से रहो। उन्हें अच्छा भी लगा शो देख के, तो वहाँ से एक सपोर्ट मिल गया। मैं जेलस हूँ आपसे। नहीं, लोग अच्छे मिल गए। जेलस इसलिए हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा बुरा एक्सपीरियंस, मतलब मुझे लगता है कि लोग इतने अच्छे मिले। आया 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 बुरा आएगा। अरे रुको, अभी ऐसे कैसे? हर चीज ऐसा सुंदर नहीं होता, खराब भी होता है। हाँ। हमारा सबसे, जैसे 10 शोज में हमारा सबसे अच्छा जो शो गया था, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मतलब उसमें सेल नहीं हुआ, वो गोरखपुर यूपी का शो था। मतलब वो हमने बिलीव ही नहीं किया, हमने जो इम्पैक्ट डाला। मतलब वो शो उस शहर के लिए मेले जैसा था। अच्छा। हाँ, मतलब रैंडम लोग सुबह सुबह नाश्ता लेके आ रहे हैं हमारे लिए कि बच्चों बहुत अच्छा शो किया है। हम सोच रहे ये कौन है भाई, क्या क्या करना है, कौन है अंकल आप? नहीं बच्चों बहुत अच्छा शो है, बहुत मजा आया देख के। ये लो समोसा चाय, कितने लोग और कुछ खाओ, कचौड़ी खाओगे? हमने कहा नहीं अभी इतना आज का हो गया। कल के लिए। हाँ, नहीं तो अगले दिन कोई और आ गया। फिर एक दिन अचानक से हमें पता चला कि डॉक्टर्स कम्युनिटी कोई कनेक्शन नहीं है। उनके कुछ लोग आए थे मिलने, देखने आए थे शो बच्चों के साथ। तो डॉक्टर्स कम्युनिटी ने सबका 2 दिन का लंच स्पॉन्सर किया हुआ है। अब हम सोच रहे हैं क्या चल रहा है। हमने कहा ठीक है खा लो, क्या दिक्कत है, दुनिया अच्छा ट्रीट कर रही है तो ले लो ट्रीटमेंट। आर्टिस्ट को कहाँ मिलता है ट्रीटमेंट ऐसा? नहीं मिलता। तो वो हो गया। फिर हम वहाँ, मुझे याद है ऐसा डीएम, आई थिंक डीएम की वाइफ आई थी देखने शो। तो हम लोग वहाँ पे ना ऐसा कुछ टैक्सी बुकिंग की बात कर रहे थे। हमें जाना था कुशीनगर, वहाँ पे एक जगह है घूमने के लिए, बुद्धिस्ट एरिया है। हमने कहा कुशीनगर का, तो भाई फ़ोन पे बात कर। तो उन्होंने ब्रो के पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मैं कार बुक कर रहा हूँ, वो कुशीनगर घूमना है, कहीं कल सुबह आ जाएगी कार। तो मैंने कहा मैम कहीं नहीं, फ़ोन काट दो, कल सुबह गाड़ी आ जाएगी। तो ठीक है भाई, गाड़ी आई सुबह सुबह। अब मज़ेदार क्या है, उस पर लिखा है भारत उत्तर प्रदेश सरकार। तो हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी से घूमे और कुशीनगर गए। तो वहाँ का जो हेड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो हेड था, उसने हमें घुमाया, कहा इनसे कोई टिकट नहीं लेगा। मैंने कहा क्या चल रहा है? मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा है, एटलीस्ट अगर हमारा कुछ तो मजे किए हैं। बहुत मजे किए। मतलब उसमें एक स्कूल ने तो अपने पूरे बस भर के स्कूल बच्चे भेजे, हमें जगह नहीं खड़े होने को, इतने बच्चे आए हैं।
हम बात ही नहीं कर पा रहे उनसे क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। पूरी 2-3 बस भेजी उन्होंने भर के 7th 8th 9th क्लास के बच्चों की, वो लाइन से झुंड में घूम रहे हैं, जगह ही नहीं है। तो वो शो सबसे ऐसा, उसके बाद ना हम सब बूस्टअप हो गए, हाँ बिल्कुल, मतलब हम सब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो फाड़ देंगे कहीं पे भी। तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। हाँ ऐसा आया, फिर मुझे भी लगा यार अब तो चीर दे, अब तो कर देंगे कुछ भी। लेकिन फिर ये है कि लाइफ आपको तभी सिखाती है थोड़ी। अगले में कुछ हुआ? 4th शो हमने किया जम्मू में। हाँ। जम्मू की गैलरी बहुत अच्छी गैलरी, शहर के सेंटर में, और इतनी बड़ी गैलरी कि मतलब उसमें अगर मैं 10-20 लोग का शो लगा दूं ना, 20 अलग अलग शोज लगाऊं एक साथ, तो भी खाली भरी हुई ना लगे वो, इतनी बड़ी गैलरी। और वहां कोई नहीं आया, कोई, मतलब एक दिन गलती से एक कपल घुसा था, वो डर के मारे भाग गए। वो मतलब वो, क्योंकि हम सब ने उन्हें एक साथ मुड़ के देखा, हाँ। कोई कोई डरा दिया। हाँ मतलब वो हमारा वो मुड़ना इतना वो था ना, ऐसा कोऑर्डिनेटेड, हाँ। कि हमने बिना सोचे हम एक साथ टर्न किए सारे दोस्त, और वो डर गए, वो वहीं से बाहर चले गए। हमने कहा अरे कोई तो आया था, वो भी चला गया। एक कुत्ता आता था बस रोज, नहीं नहीं ऐसा फनी क्या है, वो कुत्ता डेडिकेटेड था, वो रोज आता था, गैलरी में भटकता था। हाँ। मतलब वो स्पेस इतना अच्छा है, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट बहुत घटिया, ओके। कोई ज्ञान नहीं है उन्हें, कुछ नहीं आता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर ना? जम्मू शहर, जम्मू में जम्मू। अच्छा स्पेस है, मतलब अगर वो उसको सच में स्टेब्लिश करे तो ललित कला बन सकता है, वो इतना स्पेस है वो, मतलब ऊपर रहने की जगह वगैरह सब कुछ थी उसमें। पर हमने दरवाजा खिड़की खोली, खिड़की सहित पूरा फ्रेम हाथ में आ गया हमारे। हमने कहा भाई ये क्या, फिर तब हमें पता चला कि फेलियर कहाँ कहाँ हो सकता है। हमने पेडिस्टल उठाया तो सांप निकला, मैंने कहा भाई साहब क्या चल रहा है। तो ठीक है, पर वो शो, उसमें एक चीज अच्छा हुआ, उस शो से हमने पहली बार वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस किए हमारे ग्रुप में। तो ये केवल एग्जीबिशन से काम नहीं चला। अब नहीं, मजा नहीं, मैं बोर हो गए थे ना, क्या डिस्प्ले क्या, उसके बाद भी तो कुछ। तो वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट जम्मू का है, तो वहाँ मेरा दोस्त था अश्वन शांति निकेतन में, जो मेरा दोस्त था, तो उसका कॉलेज था वो बैचलर्स का। तो उसने बताया यार हमारा प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल ठप पड़ा हुआ भाई। हो। तो हमने कहा ठीक है भाई चलते हैं, इसी बहाने जम्मू भी घूम लेंगे। आधो का तो था वैष्णो देवी जाना है भाई, तो हमने कहा चलो वैष्णो चल लेंगे, जम्मू के चले गए, रहने को मिल रहा है जम्मू, घूमने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो फिर हमने वहाँ पे उनका प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में काम किया। तो उसके पहले मैं गया, उनका प्रेस साफ करवाया हमने, सही किया, प्रेस रिपेयर किया जो 5 साल से बंद पड़ा था। हमने प्रेस रिपेयर किया, सब ठीक ठाक कराया, और प्रिंट मेकिंग का वर्कशॉप किया, और बहुत बढ़िया गया। तो वहाँ पे पहले वो कॉलेज का भी था, ऐसा था अरे बच्चे क्या ही कर लेंगे, कैसे कर पाओगे तुम, कैसे ख़त्म कर पाओगे। और तो हमने 3 दिन में बोला था, हम 3 दिन में सब प्रिंटिंग कर लेंगे। अच्छा। उनका ऐसा हो गया अरे कैसे कर सकते हो ये वो, तो कोई सपोर्ट नहीं था। उनका भी ऐसा था कि आप ठीक है चलो कर लो जो भी है। करने के लिए जैसे ही हमने ख़त्म किया काम, उन्हें दिखा कि भाई तो बच्चे कर सकते हैं कुछ तो खतरनाक, फिर वो थोड़े इंडल्ज हो गए। फिर उन्होंने फिर हमारे लंच मंगाया। पहले वो कुछ नहीं दे रहे थे हमें, सिर्फ स्टूडियो स्पेस दे रहे थे, और वो मटेरियल वटेरियल जो भी बेसिक सब सब हमारा था। फिर उन्होंने लंच मंगाना शुरू किया, मैं कहा चलो थोड़ा तो सुधरे। फिर चाय मंगाना शुरू किया धीरे धीरे, फिर लंच वंच हमारा अच्छे से किया स्पॉन्सर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो, पर मेरा आइडिया जब जब उन्होंने शुरू किया था तो इतना शॉर्ट नहीं था। उसके बाद आइडिया ये हुआ कि यार अब हर जगह जाना है। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये था कि जैसे हम मेरे कॉलेज के बालासोर के आसपास और कोई गैलरी नहीं था सिवाय कॉलेज के कुछ देखने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके जो आर्टिस्टिकली तो बहुत अच्छे, लेकिन उनके पास अप्रोच या स्कोप नहीं है। तो फिर अननोन्स वहाँ से फिर ग्रो होना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो लोग चाहिए हर राज्य से, कि हर राज्य के लोग अननोन्स में आए, और हमें भी तो पता चले कितने लोग क्या क्या सोच रहे हैं। सही बात है। तो सारे प्रिंट मेकर्स हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब आर्टिस्ट थे। प्रिंट मेकिंग के शो तो अभी लास्ट 2 साल से स्टार्ट किया है। वो भी आदर्श करके एक लड़का था जो जुड़ा हमारे शो में। उसके आने के बाद मुझे लगा कि, क्योंकि अभी तक तो मैं सब अकेले संभाल रहा था। हाँ, तो इसमें एक क्या हुआ, एक मुझे सैड भी लगता है उस बात के लिए हमेशा। चौथे शो, जो हमारा चौथा शो खराब किया जम्मू के बाद, उसके बाद सब डिमोटिवेट हो गए मेरे सारे दोस्त, जो मेरे बैचमेट्स वाले थे उड़ीसा के। तो आधों ने काम करना ही बंद कर दिया। मतलब काम का अपना कुछ कुछ सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, सबकी किसी की शादी हो गई, किसी का कुछ हो गया, और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो फिर वो चौथे पांचवे छठे के बाद से वो छूट गए सारे। क्योंकि अब क्या है, अब क्या पता नहीं, शायद मैं सेल्फिश भी हूँ इसमें कि क्या हो गया, कि जब अच्छे लोग आ रहे थे तो मैं ऐसे को कैसे रख सकता हूँ जो काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैं तो ग्रोथ की बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे सारे दोस्त आए और वो ग्रो करे। अब वो नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या ही कर लूँगा। तो मेरे साथ मुझे वो आज भी शायद लगता है कि मेरे दोस्त छूट गए सारे, अच्छा। पर कुछ नए दोस्त भी बन गए।
बहुत सारे नए दोस्त बन गए। अब अननोन्स की लिस्ट में अगर मैं देखूँ तो 70-150 से ऊपर आर्टिस्ट हैं हमारे पास क्लब, मतलब हमारा जो टीम में। तो वो एक अच्छा पार्ट हुआ, पर वही है कि दोस्त पुराने दोस्त छूट गए ऐसा। तो एग्जीबिशन जैसे एक होता है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो एग्जीबिशन होता है उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि थोड़ा सा प्रेशर आता है दिमाग पे कि और अच्छा काम करना है? दोनों। कॉन्फिडेंस के साथ प्रेशर आता है कि कॉन्फिडेंस तो ये है कि भाई अच्छा हुआ, नेक्स्ट ये कि आप इससे तो एक ग्रेड ऊपर ही करना है। ऊपर ही करना है। इससे कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी इंसान, आर्टिस्ट क्या, कोई भी इंसान अगला कदम ऊपर ही बढ़ाता है ना, नीचे कौन बढ़ाता है सही बात कि भाई इससे तो घटिया चाहिए अगली बार, ऐसा तो होता ही नहीं है। बहुत सारे हमने एग्जीबिशन के बारे में बातें की, तो अभी आपका दूसरा पर्सपेक्टिव है, एक इलस्ट्रेटर हैं आप, है ना? मैंने आपके एनसीईआरटी में कुछ बुक्स में इलस्ट्रेशन देखा, इलस्ट्रेशन तो प्रिंट मेकिंग से बहुत अलग सब्जेक्ट है ना? तो ऐसा आप कैसे बैलेंस करते हो इन सब चीज़ों को एक साथ? है तो आर्ट का ही पार्ट, मतलब है तो आर्ट ही वो तो प्रिंट मेकिंग तो मेरा शौक है, प्रिंट करना। पता मेरे आर्ट वर्क का स्टाइल और फॉर्म प्रिंट मेकिंग है ना। बेसिक इलस्ट्रेशन मतलब क्या, कॉम्पोजिशन ही तो है। तो वो हम सबने फर्स्ट ईयर में सीखा है, मेमोरी कॉम्पोजिशन। और मेरा अभी क्या है कि मेरे साथ पूरी टीम है, सिर्फ हम अकेले नहीं है, उसमें और भी लोगों के नाम है। तो उनके बिना तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम जैसे क्या है कि मैं, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं मैनेजमेंट और डिस्कशन में अच्छा हूँ, लोगों से बातचीत करने में। और तो वो काम में वो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा हैंडल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों के मुंह से बात निकलवा पाना कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो भी एक स्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो विजुअलाइजेशन का काम मेरा होता है, भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और वो ड्राइंग वाला पार्ट उनका रहता है, फिर उसमें मैं करेक्शन वरेक्शन जो भी है थोड़ा बहुत, लास्ट मोमेंट जो एनसीईआरटी से आता है, भाई ये पीला नहीं, ये हरा चाहिए, हरा नहीं नीला चाहिए, वो मैं करता रहता हूँ बाद में। तो इलस्ट्रेटर वैसा है कि क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ ना, फिर मुझे स्क्रिप्ट, अब डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे, 20 लोग, 10-12 एनसीईआरटी के लोग बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि जी एक हाथी भी चाहिए, एक घोड़ा भी चाहिए, तो बहुत सारी बातें हो रही, तो उसमें से छांटना है कि भाई एक्चुअल क्या चाहिए। एक्चुअल क्या चाहिए? तो उसके लिए वो मीटिंग में बैठना, वो 4-4 घंटे घिस रहा हूँ मैं खुद को वहाँ पे लोगों के बीच, पर वही तो मज़ा है ना। हम ऐसा अगर डिजाइनर का देखा जाए कि 10 लोग 10 तरीके की चीजें बता देते हैं और बता के चले जाते हैं। हाँ, और उसके बीच में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कंफ्यूज। और सब हाई अथॉरिटी है, सब आया, सबको खुश करना पड़ेगा। सबकी सुननी है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी दिखानी, हाँ वही, सुंदर भी दिखना तो चाहिए, वही तो यहाँ पे वही सीन भी है, होनी चाहिए। बिना टीम के तो काम हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी में जो हम लोग भी, हम अकेले तो कर ही नहीं सकते। जो पहले के इलस्ट्रेटर्स थे जो कर पाते थे, कमाल के थे वो लोग, हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि हम नौकरी भी कर रहे हैं और हमको अपना स्टूडियो भी करना है, ये ग्रुप भी चलाना है, ये सब करना है। सब अब तो वैसा तो बहुत मल्टी। हाँ, भर गया है, फंस गया है ना, तो अभी एक तक गेला तो कर ही नहीं सकता, इसीलिए टीम बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। आपने एजेंसी में पब्लिकेशन और लेआउट डिजाइनिंग की, तो आपके लिए डिजाइनिंग एक क्रिएटिव मीडियम है या यूटिलिटी टूल? क्रिएटिव मीडियम ही है, मतलब वही है कि जैसे वाटर कलर है, वैसा प्रिंट मेकिंग है, वैसा एडोब फोटोशॉप है, वैसा इन डिज़ाइन है, क्रिएटिविटी है। बस ये कि आई फील कि डिज़ाइन के अपने थोड़े क्राइटेरियाज, थोड़े प्रोसेस हैं जो सीखना चाहिए, सीखना पड़ता है कि ये रूल है, ये नॉर्म है, यहाँ पे ही टाइपोग्राफी इतनी ही बड़ी, या ये उसका फॉन्ट साइज इतना ही होना चाहिए। वो सब थोड़ा सीखने में ट्रिकी, मतलब मुझे लगा कि वो थोड़ा मुझे बांध रहा है। पब्लिकेशन पार्ट जो होता है, जैसे मुझे मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, तो जैसे क्या बोलते हैं, जब पहला कैटलॉग मैंने डिज़ाइन किया था तो उसमें ये हुआ था कि जो ब्लीडिंग जो स्टे हाँ छोड़ ले ना, ब्लीड, वो मैंने नहीं छोड़ा था, मुझे पता नहीं था, या तो मैंने सीखा नहीं था जो भी, क्योंकि पोस्टर होल्डिंग ने नहीं छोड़ा। नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो इतनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ तो चलिए एक बहुत पुराने पाहुजरी करके डिज़ाइनर, मतलब प्रिंटर थे वो, लेकिन उन्होंने डिज़ाइनिंग सीखी थी, तो वो खुद आए, वो ओनर है वहाँ के, खुद आए, बेटा पहली बार कर रही हो तो किए सर। नहीं, अच्छा है, ऐसे लोग भी तो होते हैं ना। हाँ, उन्होंने तो उससे उनका ही काम बढ़ेगा ना। एक चीज़ सिखाया कि ब्लीडिंग कहाँ लेनी है, एक पेज ले रहे हो तो उसके अंदर कितना स्पेस छोड़ के चीज़ें कंपोज होनी चाहिए, कटिंग वटिंग में मार्जिन में ना उड़ जाए। हाँ वही, कटिंग ब्लीड मार्क भी आ चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, तो ये दूसरा। हाँ, एक आप डिज़ाइनर हो ना, तो
लोग ऑटोमेटिक समझ लेते हैं कि आपको जीएसएम पता होगा। हाँ, सब पता। वही मैं बता तो रहा हूँ, क्रिएटिव लोग सब प्रॉब्लम ये है, दुनिया वो सोचती है उनको सब आता है। सब आता है। अरे नहीं आता है जब भाई। पब्लिकेशन पार्ट बहुत अलग चीज बहुत अरे बुरी दुनिया है वो। मतलब हाँ, मतलब आप एक पब्लिकेशन ऑफिसर का पार्ट और एक डिजाइनर का पार्ट बहुत अलग है, लेकिन डिजाइनर को सीखना पड़ता है पब्लिकेशन पार्ट। वो ऑटोमेटिक एक नहीं, उसका एक रीजन है जो मुझे लगा, क्योंकि जैसे डिजाइनर का काम है विजुअलाइज करना। हाँ। अगर मैं किताब की थिकनेस विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं डिजाइन भी कैसे करूंगा? मतलब क्या होता है, कुछ डिजाइन पतले किताब में अच्छा लगेगा, पर वो जैसे मोटी किताब आएगी वो अच्छा नहीं दिखेगा। राइट, तो ये समझने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि जीएसएम क्या है। अब मैं कलर बहुत सैचुरेटेड यूज कर रहा हूँ, पर पेपर में एकदम ऐसा मैप लिथो यूज कर रहा हूँ, उसमें कलर ही नहीं आ रहा है, फिर हम बोल रहे हैं प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। नहीं, पेपर पता होना चाहिए ताकि आप कलर वैसा यूज करो। जैसे अभी जब एनसीईआरटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो एनसीईआरटी रिसाइकल पेपर यूज करती है, उनका नॉर्म है, रूल है उनका, कुछ गवर्नमेंट का अपना प्रोटोकॉल है। तो हमें पता है कि हम बहुत सैचुरेटेड नहीं दे सकते कलर, वरना वो पीछे छप जाएगा। राइट, तो इसलिए हम कलर टर्शरी में रखते हैं, सारा कलर नहीं करते हुए। अगर आप किताब में देखो जो भी हमने किया है हम लोगों ने, हमारा सारा कलर सैचुरेशन सबका थोड़ा हल्का है, सब टूवर्ड्स लाइट साइड थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही डार्क कलर होगा वो ब्लीड होके पीछे वाले पेज में छप जाएगा, क्योंकि पेपर पतला है। ये हमें कहीं सीखने का नहीं मिलता। बात ये तो यही है ना कि हमको भी नहीं पता था, ये मैं भी, हाँ ये मैं भी दिख करके सीखा। मुझे भी मैम जिनके साथ मैं काम करता हूँ, श्वेता मैम करके, श्वेता राव, उन्होंने समझाया। उन्होंने, वो एनसीईआरटी से बहुत साल से कर रही हैं, वो तो उन्होंने उसकी नीटी ग्रिटीज मुझे समझाया कि अतरी देखो ये ऐसे बनेगा, ये इतना नहीं छोड़ोगे तो नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है ना बात, मैं वही तो बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आप किसी चीज में घुसोगे ना, आपकी वर्सिटैलिटी आपको पता नहीं चला। वो करते करते मुझे नहीं पता चला मैं कब डिजाइन में घुस गया। डिजाइन का मीडियम ही तो सॉफ्टवेयर है ना, दिमाग में तो मैं पेपर और पेंसिल से लेआउट तो कर ही रहा हूँ। हाँ, वो होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं केवल टूल्स सीख के समझते हैं कि हम डिजाइनर बन गए, वो नहीं बनते। नहीं, क्योंकि जब तक आपको डिजाइन एस्थेटिक नहीं पता है, आप नहीं कर पाओगे डिजाइनिंग। क्रिएटिविटी आपको सीखनी पड़ती है, धीरे धीरे आती है वो, आपको प्रैक्टिस। कौन सा एलिमेंट आपको कहाँ लगाना है, एक जगह स्पेस खाली है तो उसको कैसे भरना है। अरे वो वैसा है कि सबके पास दाल चावल है, कोई सड़ा दाल चावल बना रहा है, कोई मस्त बना के दे रहा है, मस्त बना के दे रहा बात वही, इंग्रेडिएंट सबके पास है। इट जस्ट जिसने उसमें थोड़ा वार्मथ, थोड़ा अफेक्शन डाला है, थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, वो अच्छा खाना बना रहा है। वो तो है। नहीं तो बाकी तो खाना तो सब बना रहे हैं ना। हाँ, वो तो है। तो वैसा सिचुएशन है। डिजाइनर है और एकदम से लोग आते हैं कि एक बुक बना रहे हैं, इतने जीएसएम की है, उसका स्पाइन कितना होगा। वही तो ये है कि मैं वही बता रहा हूँ कि ये हमें एज अ पर्सन खुद को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आर्किटेक्चर वाले पढ़ा रहा था तो आर्किटेक्चर पढ़ा ताकि इन बच्चों को सही पढ़ा सकूं, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे पढ़ना है भाई, कि बच्चों को गलत तो नहीं दे सकते। तो ऐसे जॉब में भी है, पर अब प्रॉब्लम ये है कि वक्त ही नहीं रहता जॉब में, कि उन्हें तो बंदूक माथे पे रख के काम चाहिए कि 2 घंटे में हमें डिजाइन दे दो। वो तो कैसे कर लेगा कोई? डिजाइनर्स कर रहे हैं लोग। डिजाइनर्स का बड़ा दुख है कि जब तक कंटेंट लेवल पे कर रहे होंगे उनके पास बहुत टाइम होगा, लेकिन डिजाइन के लिए देंगे तो उनके पास 10 मिनट में दो। ये फाइट हमेशा रही है, जादू जैसा हो जाता है। ये फाइट हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, जब तक ये लोग उस किसी भी किताब, किसी भी डिजाइन का दोनों एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, तब तक ये जिंदगी में झगड़ा रहेगा। लोग किताब 6 महीने लिखते हैं, हाँ, लेकिन उन्हें 4 दिन में डिजाइन होके छप के चाहिए। सही बात है। जबकि आपको डिजाइनर को टाइम देना चाहिए कि वो इतना अच्छा बनाए कि लोग बुक ऐसे देख के उठाने का मन करे। आप बात वही, पर सामने टेबल पे वही है ना कि अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन का यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो हमारे राइटर हैं जो लिख रहे हैं वो विजुअलाइजेशन करना जानते नहीं है। नहीं, राइट, तो उन्हें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। अच्छे राइटर हैं, वो अच्छा लिखते हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किया है, पर इन दोनों के बीच जो एक बंदा बैठा है, जो बैठेगा या बंदी जो बैठेगी, वो उनको समझाना पड़ेगा कि सर लगेगा वक्त, आपने 6 महीने लिया है लिखने में, हमने तो कुछ नहीं बोला। 2 महीना आप दो डिजाइनर को, तब वो कुछ आपके 6 महीने को वसूल करके तब वो 2 महीने में अच्छा दे पाएगा। नहीं तो कुछ भी छपवा लो, फिर हमारे पास क्यों आए हो? फिर तो डॉक्यूमेंट फाइल में टाइप करो किताब, हाँ, जो वर्ड फाइल में दो ना छपने के लिए। बात यही है देते कि जब आप लिखने में इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये क्यों भूल जा रहे हो कि उसका वो भी इम्पोर्टेंट है, डिजाइन भी, उसका एस्थेटिक्स, विजुअल पार्ट आप भूल जाते हो। हाँ नहीं, क्योंकि बात ये है कि वो उसको हल्के में ले रहे हैं। हाँ, उन्हें लग रहा है अरे ये क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। डिजाइनर मुझे लगता है कि कभी कभी चिड़चिड़े इसीलिए हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं भाई उनको। इसीलिए जैसे हम लिख नहीं सकते, हम लोग राइटर नहीं है, हाँ, उनकी जितना अच्छा सेंसेबल लिख नहीं सकते,
वैसे ही शायद वो हमारे जितना सेंसिबल डिजाइन नहीं कर सकते, नहीं कर तो सकते। वो उनको जैसे हमने एक्सेप्ट किया कि हम नहीं लिख सकते। हाँ, आर्टिस्ट का accept करो। क्रिएटिव लोगों का यही पार्ट है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ, कि भाई नहीं आता, हाँ, नहीं आता तो पर सीखने की इच्छा है, सीख लेंगे। कल को ऐसा नहीं है कि लिखना पड़ा तो आर्टिस्ट लिख नहीं सकता, जिस दिन लिखेगा तो सॉलिड ही लिखेगा। पर नहीं रिक्वायरमेंट, मतलब सबकी जगह सोसाइटी में बनी हुई है। राइटर का काम लिखना है, विजुअलाइजर का काम उस राइटिंग को विजुअलाइज करवाना है, और डिजाइनर का काम उस विजुअलाइज्ड चीज को डिजिटल फॉर्मेट में लेके चाहे प्रिंट मीडिया जैसे मीडिया में प्रेजेंट करना है। लोग यहाँ से यहाँ चले आते हैं। विजुअलाइजर की पोस्ट ही हटा दी है लोगों ने। विजुअलाइजर वही एक बंदा होता था जो इनकी बात सुने और उनको बताए डिजाइनर को। तो वो डिजाइनर की दिक्कत भी समझता था, हाँ, और आपकी राइटर की दिक्कत भी समझता था। हाँ। अभी इन्होंने बीच का उड़ा दिया, उड़ा दिया है, तो फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है कभी कभी। इसलिए हो चुका है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी जो नॉन आर्टिस्ट है और नॉन डिजाइनर्स हैं, प्लीज इस बात को समझिए। रिस्पेक्ट करिए, दया करिए हम। हाँ, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं हमें। जो हमारा पसंदीदा काम है, कब उसमें हम फ्रस्ट्रेट हाँ सही बात, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वही तो वही प्रॉब्लम है। आर्टिस्ट को क्या चाहिए? एक छोटा सा तारीफ, बस रिकग्निशन, बस और क्या। बस। रिकॉग्नाइजेशन की वजह से जो किक आती है ना, पैसा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, सही बात है। से एक शेफ है, खाना तो अच्छा बना रहा है, लेकिन जब तक उसकी तारीफ नहीं हो रही क्या फायदा उसे खाने की? वो बोर हो जाएगा बनाते बनाते, और उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जो लोग नॉन आर्टिस्ट हैं, मतलब क्रिएटिव, जो नॉन क्रिएटिव सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उनके अंदर आज भी हिचक है गैलरीज या थिएटर या किसी चीज पे देखने जाने की। जैसे पहले एक टाइम में जब मॉल्स आए थे तो मिडिल क्लास इंसान मॉल में घुसने से पहले नर्वस होता था। मैकडी में ऑर्डर करने से पहले हम सब नर्वस होते थे। तो वो मुझे लगता है कि आज भी वो नर्वसनेस है बहुत लोगों में। इसलिए देखिए, कॉमन पीपल गैलरी में रैंडमली विजिट नहीं करता जितना सुकून से मॉल जाता है। हाँ, नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब कल्चरली कुछ है जो मिसिंग हो गया, गैप कर देता, कुछ गैप हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो नॉन आर्टिस्ट भी हैं, दूसरी फील्ड के हैं, वो गैलरी में रैंडमली उठ के जाए। हम काटते तो है नहीं गैलरी में बैठ के, हम नहीं काटेंगे किसी को, नहीं काट रहे हैं आर्टिस्ट किसी को। आप आए, हाँ आप आए, हमसे बातें करें, क्योंकि हम आर्टिस्ट आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। मतलब अपने लिए तो करते ही, हम अपने लिए ही करते हैं सब कुछ। लेकिन जब 4 लोग जो नॉन आर्ट से हैं वो आके 5 मिनट भी खड़े होते हैं ना हमारे काम के सामने, तो हमें लगता है यार हमने एटलीस्ट 1% तो अचीव किया है। मैं सही बता रही हूँ। मैं एक कल्चर ऑफिस में काम करती हूँ, और वहाँ पे एग्जीबिशंस होते रहते हैं या कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। मैं ऑटो से ऑफिस जा रही थी, तो एक ऑटो वाली ने रैंडम मुझसे पूछा कि मैं जा सकता हूँ अंदर। मुझे इतना हिट किया वो, अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है कि वो विजिट नहीं हो सकता। बात यही है। हाँ, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑफिस दिखता है, बाहर से उसका अलग ही एक चार्म है। तो नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि हमारा कोई वहाँ पे वो नहीं करेगा। बात यहाँ पैसे और क्लास की है ही नहीं। बात यह है कि वो डर है एक, किस चीज का पता नहीं, कि पता नहीं हम क्या करेंगे वहां जाके। अरे आप कुछ मत करो, हाँ, आप घूमो, घूम के हम खुद ही बात कर लेंगे। सही बात है। आर्टिस्ट भूखा होता है कि कोई एक नॉन आर्टिस्ट या कोई ऐसा इंसान है जो आर्ट नहीं जानता है या नहीं करता है, नहीं आया बस करता है। आया। सही बात है। तो आप जाइए, आप घूमिए। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा सकता हूँ कि नहीं। और खास करके जब जो कल्चरल ऑफिस है, वो तो आपको ऐसे झोली फैला के आपका स्वागत करते हैं। तो वो है कि वो झिझक है, वो धीरे धीरे जाएगी। एज हमारी साइड से भी, हमारा एज एन आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोगों की तरफ से रोल होना चाहिए कि लोगों के लिए बहुत आर्ट को अवेलेबल करे, सिंप्लीफाई करे। हमारा काम है कि लोगों को और लाना, क्या पाओ मत करे, मत खरीदो, रुको। ऐसा बैंगलोर में चित्र संते होता है, वो आई थिंक सबको एक बार जाना चाहिए, आर्टिस्ट को भी जाना चाहिए। वहाँ पे ऐसा 2 किलोमीटर का पूरा रोड एक संडे, आई थिंक जनवरी का फर्स्ट संडे के लिए बंद हो जाता है, और सिर्फ आर्ट के स्टॉल लगे होते हैं। वाह, मतलब 2000-2500 स्टॉल्स, और अच्छे खासे दाम पे काम बिक रहा होता है। तो वहाँ पे मैंने भी स्टॉल लगाया है। अच्छा 300-400 रुपये लेते हैं वो, एक टेबल और 2 चेयर देते हैं आपको। अच्छा। और जो बेच रहे हो सब आपका, ओ, जितना पैसा कमाओ। अरे मैं 70,000 कमाया एक दिन में। हाँ। क्या बेचा? छोटे छोटे पुराने स्केचेस, इतने छोटे छोटे मैंने स्केच बुक में ड्राइंग्स किए थे, वो स्केचेस बेचे 50-50 रुपए के। लोग खरीद रहे थे, तो इसका मतलब इंटरेस्ट है, बस जगह। और लोग आर्ट ट्रेड फेयर में तो जाते ही है ना, तो स्ट्रीट एग्जीबिशन मुझे लगता है ज्यादा होना चाहिए। नहीं, वो तो बेसिकली लोगों को कंफर्ट करने के लिए, वो सोसाइटी को इस चीज से कनेक्ट कराने के लिए है। अरे लोग ट्रेड फेयर तो जाते ही है ना,
जहाँ पे वो टेराकोटा खरीदते हैं, तो आर्ट गैलरी में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दरवाजे थोड़े हमें खोलने पड़ेंगे, लोगों को लाना पड़ेगा और कंफर्टेबल करना पड़ेगा, कंफर्टेबल, हाँ सही बात है। तभी हमारा, क्योंकि क्या है ना, आर्ट फील्ड इतना ही बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, हमें आर्ट फील्ड को दुनिया जितना बनाना है। हम आर्ट फील्ड सुधारने में लगे हुए हैं। वो तो है। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? जब समुद्र पड़ा है तो बना लोगों, बेसिकली हम उन्हीं लोग के लिए काम कर रहे हैं जो खरीद रहे हैं। हमें सबके लिए करना है कि लोग बायर्स बढ़े। आर्टिस्ट बढ़ के क्या होगा? बायर्स बढ़ाने हैं ना। अगर कोई एक छोटा सा आर्ट वर्क भी खरीद पा रहा है एज अ गिफ्ट किसी को देने के लिए, लोग 5-5 हज़ार रुपए का लैम्प खरीद रहे हैं ना, बिल्कुल 1-2 हज़ार रुपए का पेंटिंग खरीद सकते हैं, बिल्कुल। छोटा ही काम। हाँ हाँ। तो इसका मतलब हम सेंसिटाइज नहीं कर रहे। लोगों के पास पैसा है, लोग अच्छी चीज़ें भी पसंद करते हैं, ये प्रूव हो चुका है, लोग अच्छी चीज़ें एस्थेटिक्स पसंद करते हैं। तो आर्ट में ऐसा क्या हो रहा है जो नहीं हो रहा है? अभी तो एस्थेटिक की दुनिया चल रही है। हाँ। एस्थेटिक्स। बस अच्छा दिखेगा वैसा, तो क्या दिक्कत है? सही बात। लोग बस ये है कि वो कंफर्ट नहीं है। अगर इसके बारे में बात हो ही रही है तो एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन के बीच में एक जो गैप है उसको आप कैसे वो करेंगे? आर्ट एजुकेशन का गैप, एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन ना, मतलब स्कूल लेवल एजुकेशन और उसके बाद जो कॉलेज आर्ट एजुकेशन है, उसके बीच में गैप ऐसा है कि जो लोग नियम बना रहे हैं वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो नियम बनाते नहीं हैं। तो जब एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं होता तो नियम वाले बोलते हैं इनको आता नहीं है, ठीक है, और एग्जीक्यूट जब वो नियम सही से नहीं बनाए गए थे तो एग्जीक्यूट ये वाले बोलते हैं कि इनको नियम बनाने नहीं आते। तो प्रॉब्लम क्या है, जो बना रहा है जब तक वो खुद ट्राई नहीं करेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, सीबीएसई में पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ पे आर्ट सब्जेक्ट है प्रॉपर, पर वहाँ पे सारे यही बोलते हैं कि अरे सर कुछ भी करा दो, बस बच्चों का इसमें 100% आता है आर्ट में मार्क्स, उससे उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। ये कैसी डिस्कशन कर रहे हैं? और पेरेंट्स भी खुश हैं, स्कूल वाले भी खुश हैं कि बच्चे का 100 मार्क्स आ रहा है तो उसका सीजीपीए बढ़ जाता है। तो मरो फिर सीजीपीए के लिए। नहीं जी, हमारा बच्चा साइंस, जब मुझे अभी कुछ टाइम पहले का एक इंसिडेंट है, तो एक पीटीएम में बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ और एक आई थिंक मैथ्स की मैम बैठी थी साथ में, तो उनसे बात करी तो उन्होंने बोला मैम ये आर्ट वाले सर भी हैं, तो वो पेरेंट ने बोला कि नहीं मैम, मैं तो बच्चे को बोला है कि सिर्फ अपने मैथ्स पे ध्यान दो, कल को तुम्हें आईआईटी वगैरह जाना है, ठीक है? हाँ तो ठीक है, मैं कुछ बात नहीं, मैं कहा ठीक है, हो सकता है भाई, होगा लड़का, क्या पता इनको पता इनका बच्चा आइंस्टाइन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, नहीं सर, आपको ऐसा कुछ बोलने का मतलब नहीं था, मैं नहीं, और हमें इसको मैं चाहती हूँ सिर्फ मैथ्स करें। मैं कहा मैडम मैंने आपसे कुछ बोलेंगे, कोई बात नहीं ना, एक्सप्लोर ही नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, बात एक्सप्लोरेशन की नहीं है, बात वही है कि जो चल रहा है चलता चला जा रहा है, और ये एजुकेशन सिस्टम ने सड़ा रखा है। मैं सीबीएसई में नौकरी करता हूँ, लेकिन एक सच बताऊँ, सबसे घटिया एजुकेशन बोर्ड है वो। उसको कल ताला लगा के कल सुबह सील लगा देना चाहिए, और ऐसा कि जिंदगी भर खोल ना पाए वो। ऐसा क्यों? बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो सिर्फ मार्क्स कराते हैं। उनका ये है कि बच्चा मार्क्स कर ले, चाहे कैसे भी मार्क्स ले ले, 4 बार एग्जाम ले लो, 5 बार ले लो, उसका ग्रैंड टोटल अच्छा मार्क परसेंटेज आ जाए, वो फिर दुनिया में देखे वो अपने आप को क्या करेगा। फिर ऐसे बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं ना, परेशान होते हैं ना। फिर पेरेंट बोलते हैं अरे हमारा बच्चा बताओ सुसाइड कर ले, अरे क्यों नहीं करेगा भाई? जिस उम्र में तुम्हें उससे डिस्कस करना था, उस उम्र में तुमने ये करो करके तुमने कान खा लिया कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तुमने उससे पूछा ही नहीं उसको क्या करना है। तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि सीबीएसई को कल सुबह ताला लगा दे दे। मुझे पता है बहुत लोगों का नुकसान होगा, हम सबकी नौकरियों को नुकसान होगा, और ये बोलने के बाद मेरे पे भी बवाल पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ताला लगा दिया जाए, क्योंकि उसने जितना एजुकेशन को ख़राब किया है सीबीएसई ने, उतना किसी ने नहीं किया है। पहले आर्ट उन्होंने हटाया कंपलसरी से, फिर वापस, क्योंकि उससे सब्जेक्ट से पैसा मिलता, तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि नहीं जी 11वीं में आर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पैसा दो। कि भाई स्कूल्स जब लेंगे, जब उन्हें पता है कि इससे सीजीपीए बढ़ रहा है, पैसा तो लेंगे, वो सब्जेक्ट खरीदने पड़ते हैं ना स्कूल्स को, उसका पेमेंट करनी पड़ती है ना, एक फीस भरनी पड़ती है उसकी, तो ठीक है ना। पर ये कैसी बात है? सबसे खराब सीबीएसई बोर्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुंह पे बोल रहा हूँ, वो सबसे खराब है वो। मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हूँ, मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स में कल्चर वाला पार्ट फिर भी बचा रहता है, हाँ भले टीचर अपॉइंट नहीं होते, लेकिन ठीक है, सही से नहीं होते, लेकिन बहुत खराब है वो। नहीं, मैं यूपी बोर्ड एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, यूपी बोर्ड,
लेकिन जो फीस कम होती है, लेकिन जो टीचर थे हमारे, वो इतने अच्छे, जो मेरे अंदर आर्ट का एक वो आया ना पैशन, एक तो मेरे दादाजी की वजह से आया थोड़े, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत ड्राइंग करते थे, लेकिन मेरे एक जो आर्ट टीचर थे वो और भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बट वो इतने अच्छे से समझाते थे ना, और वो आर्ट का जो सब्जेक्ट होता था, मतलब जो पीरियड होता था, उसमें ऐसे एकदम कॉमन कर देते थे बच्चों को कि आओ हम लोग, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम एक टीचर के साथ बैठे हैं, इतना कंफर्टेबल हो जाते थे कि हमें मजा आता था उसमें। बात यही है, पर यही कि जब जब मार्क्स जैसा वर्ड आ जाता है ना, हाँ तक अब जैसे सीन ये है कि आर्ट सब्जेक्ट को उन्होंने मार्क्स की पावर तो दी नहीं है, बच्चे डरते किससे हैं? जो मार्क्स दे सकता है। मार्क्स, हाँ आर्ट में डर अगर हम आर्ट डर से सिखा रहे हैं तो हम आर्ट क्या सिखा रहे हैं? नहीं आर्ट एक ऐसे सब्जेक्ट है जो डर दूर करने के लिए बनता है, आपको रिलैक्स कराने के, कुछ तो छोड़ दो करने के लिए दुनिया को, कुछ तो लोग पढ़ के आए हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे अच्छा करने का, सही बात है, सब लोग बैचलर्स करके आए हैं, मास्टर्स करके आए हैं, तो आर्ट की तरफ डेडिकेटेड तो है ही लोग, इसका मतलब बिल्कुल पढ़ाना भी जानते हैं। बच्चे हैं डेडिकेटेड। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे ऑफिस में बच्चों का स्कूल विजिट, मतलब स्कूल विजिट था हमारे ऑफिस में, मतलब कल्चरल ऑफिस में। जैसा आपने बोला, घुमाने तो वो लेके आए थे, उन्होंने बस का खर्चा किया होगा, बच्चों को इकट्ठा किया होगा, लेकिन उन्होंने घूमने का टाइम ही नहीं दिया। ऐसे ये जल्दी करो, बच्चे पूछो, कंजर्वेशन लैब में लेके गई थी मैं बच्चों को, बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी होती है जानने की, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी भाई करो। सब सिर्फ टिक मार के आज इस को बता के हमने कर दिया। हम एक कल्चरल ऑफिस हाँ बस घुमाने, सब ये सब नाटक है वो। कोरम पूरा कर। बस लेकिन मैंने बच्चों को देखा, मैं कुछ जब, मतलब एक कंजर्वेशन लैब छोटा सा था, तो कुछ बच्चे जो वेटिंग में थे, जो बच्चे अंदर गए थे, जो वेटिंग में थे, उनसे मैं बात कर रही थी, तो वो इतने खुश थे वहाँ आके, और वो जानना चाह रहे थे, और वो कुछ बच्चे बता भी रहे थे, कितने साल के बच्चे रहे होंगे, 10 साल 8 साल के बच्चे, वो बता रहे थे कि मेरी मम्मी मुझे ड्राइंग नहीं करने देती, मुझे तो ड्राइंग पसंद है। आप ड्राइंग पढ़ के इतना ऐसे जॉब करते हो आप, मतलब ऐसे क्वेश्चंस, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं उनके एक काउंसलिंग करने जाऊं उनके स्कूल में, बताऊं कि हाँ मतलब ऐसा होता है। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स देख रहे हैं ये हमारा चैनल, अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराए और बताए कि हाँ एक आर्ट भी, आप आर्ट में भी कमा सकते हो, रह सकते हो, खुश रह सकते हो। हाँ इतना प्रेशर में नहीं, खुश रह सकते हो आप। अत्री जी, जैसे हम जानते हैं आप टीचर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, तो कभी इन दोनों प्रोफेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट? बहुत बार होता है। आर्टिस्ट जो ऐसा फ्रीडम वाली बात है, आर्टिस्ट बोलता है जाने दे छोड़, टीचर बोलता है नहीं, वैसा तो वो एक कन्फ्लिक्ट तो रहता है बीच बीच में। कभी कभी बच्चों को समझाने के टाइम में सोचना पड़ता है कि अब मैं आर्टिस्ट जैसे इनको नहीं समझा सकता, हाँ सही बात है। और आप टीचर जैसे, मतलब तो वो क्या है, वो टोन डाउन, बात करने का तरीका बदल जाता है, और मतलब आप फिर टीचर जैसे जब आप बात करते तो अलग बात करते हो, जब मैं एज एन आर्टिस्ट बात करता हूँ तो अलग बात करता हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है। वो रहता है, अच्छा मतलब हर वक्त रहता है। और कभी कभी जैसे अब जैसे रेसिडेंसीज जो हम लोग पहले करते थे स्टूडियो में बेंगलोर में, मेरी वाइफ, तो उसमें कोई स्टूडेंट आया है वन एज ए इंटर्नशिप रेसिडेंस आया है हमारे पास, तो उसको जब मैं सिखा रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट और टीचर दोनों बन के सिखा रहा हूँ। उसके लिए जो हम लोग जो रूल्स बना रहे हैं वो एज ए टीचर बना रहे हैं कि भाई इतने रिसर्च करने हैं तो दिन भर में, बट उसके बाद जब डिस्कशन कर रहे हैं तो एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट कर रहे हैं कि भाई अब तुझे फील्ड में जाना है तो ऐसी बातें नहीं चलेंगी, नाउ यू हैव टू लर्न दैट। क्योंकि आप जब प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, आपका तरीका, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। और टीचर का क्या है कि टीचर का ही काम है आपको समझाना, तो ये अच्छी बात है कि अगर आपका टीचर कोई प्रोफेशनल है तो आप उससे दोनों चीज़ सीखते हो। तो ये वेजिटेंसी वाला ये मैं तो जानती हूँ, लेकिन हमारे व्यूवर्स नहीं जानते आपका क्या है। तो मैंने और मेरी वाइफ उसकी फाउंडर, जैसे मैं अननोन्स का फाउंडर हूँ जिसमें हम एग्जीबिशंस करते हैं और वर्कशॉप्स कराते हैं, वैसे मेरी वाइफ एक रेसिडेंसी की स्टूडियो की फाउंडर है जिसका नाम है स्टूडियो टिंट्स एंड प्रिंट्स। बहुत सारे व्यूअर्स लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते, तो उसमें हम रेसिडेंसी प्रोवाइड करते हैं आर्टिस्ट को, पेड रेसिडेंसी है क्योंकि हमारे पास अभी इतनी फंडिंग नहीं है, पर एक नॉमिनल चार्जेस आर्टिस्ट से लेते हैं जिसमें फूडिंग, स्टेइंग और बेसिक मटेरियल फैसिलिटी देते हैं कि आप आए, काम करें, और एक अगर आप कोई प्रिंट मेकर है तो हमें प्रिंट एक प्रिंट एडिशन देते, और लेकिन उसमें हम मेंटरशिप पूरा करते हैं, उनको आर्टिस्ट से इंटरेक्शन कराते हैं, उनको बहुत कुछ, मतलब हम जो कुछ हमने सीखा है हम दोनों ने सिखा देते अपने इतने सालों के जर्नी में, आर्ट करियर में, वो हम सब सिखाते हैं।
उनके लिए कैटलॉग्स, उन्हें कैटलॉग्स लेके आना, उनके काम के हिसाब से असाइनमेंट डिज़ाइन करना उनके लिए। तो ये किसी कॉलेज से होते हैं बच्चे? हाँ, मतलब ज़्यादातर कॉलेज कोई सीनियर आर्टिस्ट भी आना चाहे, मैं आऊँगी। कोई मुझे फिट मेकिंग हाँ, सीखना है, किसी को सीखना है। प्रिंट मेकिंग सीखना है। जैसे हमारे पास एक मैम आई थी, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी। तो वो पेंटर थी, बस वो प्रिंट उन्होंने किया था, वो चाहते थे कि वो प्रिंट करे। तो हमने उन्हें उनके काम में रिवर्स वुडकट का एक इफेक्ट था उनके पेंटिंग्स में, तो हमने उनको रिवर्स वुडकट सिखाया, तो उनका पेंटिंग और प्रिंट लगभग सेम दिखने लगा। अरे वाह! तो उन्हें बहुत मजा आया, तो वो 1 महीने हमारे साथ रही। एक्चुअली वो हमसे ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी, हम थक जाते थे उनके चक्कर में। लेकिन वो शाम को मैं कॉलेज से आऊँगा 5 बजे, उन्हें पता है, वो कलर वलर बना के रखी रहती थी। अत्री कटिंग हो गया, चेक कर लो एक बार सब। तो मैं सब चेक करता था, हाँ मैम ठीक है, कलर शुरू करिए। तो वो भी है। तो स्टूडियो रेसिडेंसी ऐसा नहीं है। रेसिडेंसी में बस ये है कि हम जितना जानते हैं, हम दोनों ने जितना सीखा है, हम वो दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज़। मैं ये नहीं चाहता कि कल को जब मैं नहीं हूँ यहाँ पे दुनिया में, तो वो चीज़ें चली जाए। क्योंकि नॉलेज है, जितना शेयर होगा उतना पॉलिश होगा और उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो इसीलिए वो रेसिडेंसी, तो अभी हम लोग ऋषिकेश में एक रेसिडेंसी खोलने का सोच रहे हैं, दिसंबर में होपफुली वो खुल जाए। तो वेलकम है जिसको आना है। जो पेड है, तो मैं पहले बता दूँ, पेड है। जिस दिन मेरे जेब में ऐसा होगा कि मैं सब लोगों को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, दिल खोल के करूँगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि लोग कोई स्टूडेंट है जो बैचलर्स फाइनल ईयर में है, उसको मास्टर्स के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, विल हेल्प यू आउट। कोई दिक्कत नहीं, चाहे पेंटर हो आप, आपको स्पेस चाहिए हम देंगे। अब ऋषिकेश जैसे शहर में आप आओ, काम करो, घूमो जब मन करे, वो अलग ही एक खुद को फ्रेश करो। हमारा जो मेंटरशिप हम जो दे सकते हैं हम देते हैं। कैटलॉग्स, आर्टिस्ट इंटरेक्शन, उसके लिए असाइनमेंट्स बनाना, जिससे उसका काम डेवलप हो। उसको इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स दिखाना, मतलब आर्टिस्ट की प्रोफाइल दिखाना, विकिपीडिया पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो और उसको पढ़े और उसके काम के इर्द गिर्द वो ग्रो करे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पूरा फ्लिप कर दे रहे। अब यहाँ पे वो जो टीचर और कन्फ्लिक्ट वाली बात कर रहे थे ना, टीचर एंड आर्टिस्ट वाली, तो एज एन आर्टिस्ट मेरा ये होना चाहिए कि मुझे वैसे लोग पसंद आने चाहिए जो मेरे ऐसा काम करते हैं, राइट। पर यहाँ पे एज अ टीचर मैं वो नहीं कर सकता। मेरा एज अ टीचर काम ये है कि जो उसका फोर्टे है, उस फोर्टे में मुझे पहले खुद को सेट करना पड़ेगा, फिर उसको सिखाना पड़ेगा। ताकि उसको समझा सकूं मैं और अच्छा, ताकि वो अगर वो 10 नंबर पॉइंटर पे है मेरे पास आने पे, तो वो जाते वक्त 15 या 12 या 15 या 20 होके जाए। दैट शुड बी माई गोल। तो टीचर वहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट एक रहता है हमेशा, जो मुझे ऐसा सेग्रीगेट करने में मेहनत लगती है कि नहीं अभी आर्टिस्ट जैसे बात नहीं करनी, टीचर जैसे बात करनी। तो स्टूडियो में हम लोग यही करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर आपको मन है, बिल्कुल आप विजिट कीजिए। अगर आपको आपके लाइफ को, जब आर्ट जर्नी को एक प्रिंट टाइटल देना हो, तो आप क्या देंगे? मेरे सारे काम के टाइटल तो ऐसे स्टोरी या थॉट, उस लाइफ इंसिडेंट से ही हैं। दिल लगे रहो लगे रहो ही देंगे, क्योंकि मेरा ऐसा है कि बस लगे रहो, सब होता जाता है, चलते रहो। सब होता जाता है, सब हो जाता है। हाँ, क्योंकि मैंने आपकी लाइफ जर्नी पढ़ी पॉडकास्ट से पहले, जब मैं आपके लिए पढ़ रही थी, तो मैंने जब देखा ना, मुझे लगा कि ये इतनी कम उम्र का इंसान, अगर पढ़ो तो लगता है कि ये कितना बड़ा बूढ़ा होगा, किससे मैं बात करने जा रही हूँ। मतलब इतना कुछ किया हुआ है ज़िंदगी में, पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें की हुई हैं, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इतने यंग आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अच्छा, सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करती रहूँ, मैं आप लोगों को पता है कि मैं बहुत बातें हूँ, तो मैं बात करती रहूँगी तो मैं बहुत लंबा खींच ले जाऊँगी, जो आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते। तो आप कंक्लूड करते हैं, आप ये बताइए कि आर्ट को, आप सब आर्ट का परिभाषा सबके लिए अलग है, आपके लिए आप आर्ट को कैसे परिभाषित करेंगे? आर्ट मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अलाइव रखती है। आप अगर ठीक फील नहीं कर रहे हो, काम के सामने बैठ जाओ। क्या कहते हैं, और मन ठीक नहीं है, काम करने बैठ जाओ, काम के साथ बैठ जाओ, काम मत भी करो, उसके साथ बैठ जाओ। तो मेरे लिए आर्ट ऐसा है कि वो जब मुझे कुछ आंसर नहीं मिलता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी डिसीजन ऐसे होते हैं जो नहीं ले सकते आप डायरेक्टली, तो मैं शांति से अपने काम खोल के बैठ जाता हूँ। काम भले नहीं कर रहा हूँ, स्केच बुक खुली रहती है या प्रेस के सामने बैठ जाता हूँ। मुझे वो इंक की खुशबू पसंद है, तो डब्बे खोल के थोड़ा देख लेता हूँ, वो खुशबू जाती है, थोड़ा दिमाग ऐसा। तो मेरे लिए आर्ट ऐसा है कि जो मुझे हर चीज़ के आंसर दे देता नशा है। है। नहीं, नशा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, ठीक है इतने। आर्ट नशा है भाई। मेरा ऐसा है कि मुझे हर चीज़ का आंसर मिल जाता है आर्ट के थ्रू, चाहे अच्छा या बुरा जो भी है, आंसर मिल जाता है। तो आर्ट मेरे लिए वैसा है।
जैसे लोग अपना जैसे होता है ना, लोग बहुत जब एज हो जाता है लोग गीता खोलते हैं, तो मेरा ऐसा कि हम आर्ट कर देखने या करने बैठ जाते हैं, तो हमको मेरे चीज़ों का आंसर मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्रेन मेरा क्लीन होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें हट जाती हैं, तो सिर्फ आर्ट रहता है उस टाइम के लिए, और फिर हम वो चीज़ सोच पाते हैं कि अच्छा इसमें अब क्या किया जाए। वो तो है। हाँ वैसा है। मैं भी जब याद करती हूँ ना अपने लाइफ को, तो मैं बहुत ज़्यादा स्कॉलर रही हूँ, मतलब कॉलेज टाइम में तो नहीं, स्कूल टाइम में बहुत अच्छी वो बुक वॉर्म नहीं होती, वैसी सी थी मैं, लेकिन मैं ड्राइंग करती थी। तो मैं अपना कोई भी लाइफ का एक बड़ा फेज याद करूँ ना, तो मैं ड्राइंग करती हुई मिलती हूँ खुद को। जैसे 10th का रिजल्ट आने वाला था, बहुत एंजाइटी थी, और मेरी दीदी ऐसा रिजल्ट चेक करने जाने, क्योंकि घर में ऐसे इंटरनेट उस टाइम नहीं था, तो दीदी ऐसे कैफ़ेज़ पे जाते हैं ना, तो वहाँ तो मैं सुबह से इतनी एंजाइटी थी मुझे कि मैं बैठ के ड्राइंग कर रही थी, ठीक है। फिर मैंने दिया था, एक एग्ज़ाम दिया था, नेशनल टैलेंट सर्च, ठीक है। उसका भी जब हाँ, तो उसका भी जब रिजल्ट आने वाला था ना, तो भी मैं ड्राइंग कर रही थी, मतलब एंजाइटी मेरे को इतनी हो रही थी, ड्राइंग कर रही थी। अभी भी इतना अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके बीच में भी मैं कभी-कभी बैठ जाती हूँ लेके काम ऐसे फैला के। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं एक्रेलिक करूँगी, वाटर करूँगी, क्या करूँगी, कभी-कभी क्राफ्ट करूँगी, लेकिन मैं अपना ऐसा पिटारा खोलती हूँ और ऐसे फैलाती हूँ और बैठ जाती हूँ, ठीक है? बहुत बच्चे सोचते हैं कि तुम शूट क्यों नहीं करती? बहुत लोग बोलते हैं तुम शूट क्यों नहीं करती? तुम जो क्राफ्ट बनाती हो उसको बेचती क्यों नहीं हो? मैं जो क्राफ्ट बनाती हूँ, मैं खुद को शांत करने के लिए बनाती हूँ। अगर उसको मैं कमर्शियलाइज़ कर दूँगी ना, तो मुझे नहीं लगता मैं उतने प्यार से कर पाऊँगी वो वो चीज़। हो भी नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक पीस के बाद बोर हो जाएंगे आप। हाँ, हाँ। ऐसे ही आर्टिस्ट जब एक काम बनाता है, तो वो कभी नहीं सोचता कि ये मैं बेचूँगा। पहले वो सिर्फ बनाता है, पहले किया तो अच्छा है, बनाता है। बिक गया तो बात की बात है। अच्छा है वो दिख गया तो, मतलब वो प्लस है एक हमारे लिए। तो ये मुझे लगता है कि अलाइफ और एक एंग्ज़ायटी से दूर रहने का एक मेडिटेशन लोग करते हैं केवल बैठ के, ये हमारा मेडिटेशन। हाँ मेडिटेशन है बेसिकली, हमारा हाँ। प्रोसेस है वो, आराम रिलैक्सेशन का है। और दूसरा मेरे लिए आर्ट और क्राफ्ट ये है कि मैं कभी भी कोई आर्ट जो बनाती हूँ ना, मैं अपने पास नहीं रखती। मैं गिफ्ट करती हूँ, गिफ्ट करने के लिए चीज़ें बनाती हूँ। तो जो खुशी मिलता है ना मुझे सामने वाले से, जो मतलब मैं जब देती हूँ और मैं जब वो रहती हूँ उसके लिए एक्साइटेड, और मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ, इतनी एक्साइटेड रहती हूँ देने के लिए कि मुझे वो आज ही कंप्लीट करना है और कल देना है। ऐसा रहता है मेरे साथ। तो मैं देती हूँ और सामने वाले से खुश होता है ना, तो मैं उसको वसूल कर लेती हूँ वहीं। मेरा खत्म उस चीज़ को। आर्ट बना ही था शेयरिंग के लिए, हाँ। पहले नॉलेज शेयरिंग के लिए था, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए था, अब लोग एक दूसरे को याद रखने के लिए शेयर करते हैं, और दैट्स इट, वही है वो, तो कुछ तो बदला कुछ। मैंने पॉडकास्ट भी इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं लोगों से शेयर करने के लिए ना, कि मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ, और आज तक मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैंने खुद ही बना लिया। नहीं अच्छा है, इसलिए इसलिए मैंने भी ग्रुप बनाया था कि कब तक हम वेट करेंगे, इतनी कम प्राइवेट गैलरीज हैं, कब तक वो सबको स्पॉन्सर देते रहेंगे, ललित कला कितने शोज करता रहेगा, हमें खुद के लिए करना है, तो खुद के लिए क्रिएट करो और खुद करो, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई लोग कर तो रहे कुछ, तो वैसे ही है बस। थैंक यू सो मच छत्री, आपसे बात करके ऐसा लगा कि लेयर्स केवल प्रिंट्स में ही नहीं होते हैं जीवन में भी होते हैं, और ये तो होते ही हैं। तो आपसे बात करके ऐसा लगा कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में दोबारा चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आर्टोपीडिया में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हमें सुनने के लिए आपने जो पेशेंस सिखाया है, थैंक यू सो मच इसके लिए आप लोग को भी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नई जर्नी के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। थैंक यू।